ड्रामा की शुरुआत मिन नाम के एक फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट से होती है जिसकी स्कूल लाइफ किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। हालात इतने खराब थे कि हर सुबह स्कूल जाते समय वह यही सोचता था कि काश उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए और वह कोमा में चला जाए। फिर जब उसकी आंख खुले तब तक ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी हो। लेकिन जिस दिन की कहानी हम देख रहे हैं उस दिन स्कूल पहुंचते ही उसके सामने एक ऐसा नजारा आता है जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उसका क्लासमेट सुख स्कूल की बिल्डिंग की छत पर खड़ा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वह सीधे नीचे कूद जाता है। यह सब देखकर मिन के दिमाग में बीते हुए दिनों की सारी घटनाएं घूमने लगती हैं। कुछ महीने पहले स्कूल के बुलीज ने सुख को अपना नया टारगेट बना लिया था। उन्होंने उसे एक ऐसी स्टिक थमा दी थी जिसे पूरे स्कूल में आउटकास्ट स्टिक के नाम से जाना जाता था। जिसके पास यह स्टिक होती उसे स्कूल का ऑफिशियल आउटकास्ट माना जाता था। बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते, उसे परेशान करते और हर दिन उसकी बेइज्जती करते। मिन यह सब देख रहा था लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। सालों तक बुलिंग झेलने की वजह से उसका डर इतना बढ़ चुका था कि अब वह किसी के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था। सच कहें तो उसे थोड़ी राहत भी मिली थी कि इस बार पुलिस का निशाना वह नहीं बल्कि कोई और था। इसके बाद हमें पता चलता है कि आखिर सुख उनके निशाने पर आया कैसे। एक दिन क्लास में टीचर पढ़ा रही थी। उसी दौरान क्लास का सबसे प्रभावशाली स्टूडेंट योन अपने मोबाइल पर उसी टॉपिक का लेक्चर वीडियो देख रहा था। टीचर ने सिर्फ शिष्टाचार के तौर पर उससे कहा कि जब वह पढ़ा रही है तब ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन योन को यह बात पसंद नहीं आई। उसने टीचर की बात मानने के बजाय उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वह कहने लगा कि उनकी टीचिंग बेकार है और उनसे कुछ सीखने लायक नहीं है। काफी देर तक यह सब देखने के बाद सुख का गुस्सा फूट पड़ा। वह अपनी सीट से उठा और सीधे योन के चेहरे पर मुक्का मार दिया। फिर उसने साफ शब्दों में कहा कि अब वह यह सब और बर्दाश्त नहीं करेगा। बस यही वह गलती थी जिसकी कीमत उसे आगे चलकर चुकानी पड़ी। उस दिन के बाद पुलिस ने सुख को अपना नया विक्टिम बना लिया। हर दिन उसे परेशान किया जाने लगा। मीन यह सब अपनी आंखों से देख रहा था लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। एक बार उसने टीचर्स को सब कुछ बताने की कोशिश भी की लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि टीचर्स खुद डरे हुए हैं। 2 साल पहले एक दूसरे स्कूल में एक स्टूडेंट ने अपने टीचर की हत्या कर दी थी। उस घटना के बाद से अधिकांश टीचर्स किसी भी प्रभावशाली स्टूडेंट के खिलाफ कदम उठाने से डरते थे। उसी दिन मिन को समझ आ गया कि इस स्कूल में उसके और सुख जैसे स्टूडेंट्स की मदद करने वाला कोई नहीं है। सुख भी इस सच्चाई को समझ चुका था और शायद यही वजह थी कि आखिरकार उसने अपनी जान देने का फैसला कर लिया। उसकी मौत के बाद पुलिस जांच के लिए पहुंची। पहली बार मिन को लगा कि शायद अब सब कुछ बदल जाएगा, शायद अब पुलिस को सजा मिलेगी और उसका दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन उसकी यह उम्मीद ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। पुलिस ने हंसते हुए कहा कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और दुर्भाग्य से उनकी बात सच साबित हुई। कुछ समय बाद केस बंद कर दिया गया और किसी के खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मिन को फिर से उसी आउटकास्ट वाली जिंदगी में लौटना पड़ा। निराशा इतनी बढ़ गई थी कि उसने भी सुख जैसा कदम उठाने के बारे में सोचा लेकिन आखिरी समय पर वह ऐसा नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद जब वह क्लास की तरफ वापस जा रहा था तभी एक बुली बिना किसी वजह के उसे पीटने लगा। हमेशा की तरह आसपास खड़े सभी लोग तमाशा देखते रहे लेकिन तभी अचानक एक आदमी वहां पहुंचा और उसने उस बुली को जोरदार तरीके से दूर फेंक दिया। यह देखकर पूरा स्कूल हैरान रह गया। गुस्से में बुली दोबारा उस आदमी पर हमला करने दौड़ा लेकिन इस बार उसे और भी बुरी तरह पिटाई खानी पड़ी। उस आदमी ने शांत आवाज में कहा, थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाओ किड, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। हन और उसके दोस्तों ने तुरंत पूछा कि आखिर वह है कौन। उस आदमी ने खुद को स्कूल का नया टीचर बताया। यह सुनते ही हान ने विरोध करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि किसी टीचर को स्टूडेंट्स पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है और तुरंत सभी को वीडियो रिकॉर्ड करने का आदेश दे दिया। एक और बुली हंसते हुए बोला, कैसा टीचर, अब कैमरा चल रहा है, देखते हैं क्या कर लेते हो। लेकिन वह आदमी बिल्कुल शांत रहा। उसने जवाब दिया, तुमने पहले हमला किया था, कैमरा यह भी रिकॉर्ड कर रहा है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। कुछ ही देर बाद प्रिंसिपल भी वहां पहुंच गए। तब उस आदमी ने अपनी असली पहचान बताई। वह साधारण टीचर नहीं था, वह ऑफिस ऑफ एजुकेशनल प्रोटेक्शन का इंस्पेक्टर था। ये एक नई गवर्नमेंट एजेंसी थी जिसे खास तौर पर स्कूल बुलिंग और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए बनाया गया था जहां स्कूल सच छिपाने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि किसी भी हालत में स्टूडेंट्स को मारना स्वीकार नहीं किया जा सकता।
लेकिन इंस्पेक्टर ने जवाब दिया कि जब समझाने से बात न बने तब डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। बाद में प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में ले गए और समझाने लगे कि उसके तरीके इस स्कूल में काम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कई स्टूडेंट्स बहुत ताकतवर परिवारों से आते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर ने साफ कह दिया कि वह सुख वाली क्लास की जिम्मेदारी खुद संभालेगा। यह सुनकर प्रिंसिपल ने उसे हायन के बारे में बताया, जिसके पिता नेशनल पार्टी के बड़े नेताओं में से एक थे। लेकिन इंस्पेक्टर सिर्फ मुस्कुराया और बोला, अच्छा है, तब तो वही मेरा फेवरेट स्टूडेंट होगा। अगले दिन जैसे ही इंस्पेक्टर क्लास में पहुंचा, पुलिस को एहसास हो गया कि अब उनके लिए मुश्किलें शुरू होने वाली हैं। अटेंडेंस लेते लेते वह सुख के नाम पर पहुंचा। कुछ सेकंड के लिए वह रुका और फिर पूरी क्लास से पूछा कि क्या किसी को पता है कि सुख ने अपनी जान क्यों दी थी। तभी एक स्टूडेंट मजाक उड़ाते हुए बोला कि सुख पढ़ाई में फेल होने वाला था, इसलिए उसने बेवकूफी में खुद को मार लिया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ लिया और पूरी क्लास के सामने जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर गुस्से में बोला, तुम्हारा क्लासमेट मर चुका है और तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही। पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। इसके बाद इंस्पेक्टर ने सभी स्टूडेंट्स को पुशअप्स लगाने का आदेश दिया, लेकिन हन ने सभी को बैठे रहने का इशारा किया। इंस्पेक्टर ने दोबारा आदेश दिया, फिर भी कोई नहीं हिला। हन मुस्कुराते हुए बोला, लगता है ये लोग आपसे ज्यादा मुझसे डरते हैं। अगले ही पल इंस्पेक्टर ने हान का सिर पकड़कर उसकी डेस्क पर दे मारा। फिर बोला, चलो अब अपनी बहादुरी दिखाओ, पुशअप्स शुरू करो। हन का सारा घमंड पल भर में गायब हो गया। डर के मारे उसने तुरंत पुशअप्स शुरू कर दिए। बाकी स्टूडेंट्स ने भी जल्दी से उसका साथ दिया। लंच टाइम में हायन फिर से दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान करने लगा और लाइन तोड़कर आगे पहुंच गया। लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे रोक लिया। वह बोला, क्या तुम हर काम में इतने ही घटिया हो? खाना चाहिए तो लाइन के पीछे जाओ। हियन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने जबरदस्ती खाना उठाया और गुस्से में उसे जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर इंस्पेक्टर ने उसे एक जोरदार किक मारी। फिर बोला, सॉरी किड, लेकिन खाने की बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। इसके बाद उसने हियन को पूरा कचरा साफ करने का आदेश दिया। दिन खत्म होते होते हान गुस्से से पागल हो चुका था। उसने अपनी सारी भड़ास बेचारे मिन पर निकाली और खुद घर चला गया, जबकि उसके दोस्तों को सफाई का काम पूरा करना पड़ा। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। उस शाम इंस्पेक्टर सीधे हायन के घर पहुंच गया। वह हियन के पिता रियू से मिला और बिना किसी डर के बोला, मैं आपके बेटे को अपने साथ ले जा रहा हूँ। आपने इसकी परवरिश ठीक से नहीं की, इसलिए अब यह अपने दोस्तों की मदद करके उनका अधूरा काम पूरा करेगा। इंस्पेक्टर की यह बात सुनकर रियू पूरी तरह हैरान रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई व्यक्ति उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा। और फिर उसने इंस्पेक्टर को साफ चेतावनी दी कि वह उसके परिवार के मामलों में दखल देना बंद कर दे। इंस्पेक्टर ने रियू की चेतावनी सुनकर जरा भी डर नहीं दिखाया। वह सिर्फ मुस्कुराया और बोला, कोशिश करके देख लो। इसके बाद उसने हायन का कान पकड़ा और उसे लगभग घसीटते हुए वहां से ले गया। अगले कई घंटों तक हायन को स्कूल के गंदे बाथरूम साफ करने पड़े, लेकिन हायन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। इंस्पेक्टर को फंसाने के लिए उसने खुद ही अपना सिर एक सख्त चीज से टकरा लिया और फिर तुरंत अपने पिता को फोन कर दिया। जब इस बारे में इंस्पेक्टर से पूछा गया तो उसने बिल्कुल बेपरवाही से जवाब दिया, तुम्हारा बेवकूफ बेटा खुद को चोट पहुंचाए और उसका दोष मुझ पर डालो, यह कैसी लॉजिक है? दूसरी तरफ हान अब भी मिन को पहले की तरह परेशान कर रहा था। जब इंस्पेक्टर को इसके बारे में पता चला तो उसने मिन को एक अलग सलाह दी। उसने कहा, अगर तुम अभी लड़ नहीं सकते तो भागना भी कमजोरी नहीं है। सबसे जरूरी बात है खुद को सुरक्षित रखना। इसके बाद उसने मिन को रोज रनिंग की प्रैक्टिस करवानी शुरू कर दी। धीरे धीरे मिन की स्टैमिना बढ़ने लगी और उसके अंदर थोड़ा आत्मविश्वास भी वापस आने लगा। एक शाम दोनों साथ में डिनर कर रहे थे। तब इंस्पेक्टर ने मिन से पूछा कि क्या उसने कभी अपने पेरेंट्स को इन सब बातों के बारे में बताया है। मिन उदास होकर बताता है कि उसके माता पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं, उनके पास उसके लिए समय ही नहीं होता। यह सुनकर इंस्पेक्टर कहता है, अगर पेरेंट्स उपलब्ध नहीं हैं तो किसी भरोसेमंद एडल्ट पर भरोसा करो। दुनिया में हर बड़ा इंसान तुम्हें निराश नहीं करेगा। शायद पहली बार मिन को लगा कि कोई वास्तव में उसकी परवाह करता है। उधर रियू सीधे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से मिलने पहुंच गया। उसने साफ शब्दों में धमकी दी कि अगर ऑफिस ऑफ एजुकेशनल प्रोटेक्शन को बंद नहीं किया गया तो वह और बाकी प्रभावशाली पेरेंट्स चुप नहीं बैठेंगे। अपनी बात कहकर वह वहां से निकल गया क्योंकि उसे अपनी आने वाली इलेक्शन कैंपेन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना था। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया।
कोई उसके ब्राइबरी स्कैंडल्स के बारे में सवाल पूछ रहा था तो कोई उसके अफेयर्स के बारे में। घबराकर रियो वहां से भागा और एक हॉल में जाकर छिप गया, लेकिन अंदर उसका इंतजार कोई और नहीं बल्कि मिनिस्टर कर रहा था। मिनिस्टर ने खुलासा किया कि यह सब उसी की योजना थी। रियो गुस्से में पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मिनिस्टर शांत आवाज में बताता है कि उसने पूरे 2 साल लगाकर इस ऑफिस को तैयार किया है और जो भी इसके रास्ते में आएगा उसका यही हाल होगा। रियो जवाब देता है कि उससे कहीं ज्यादा भ्रष्ट पॉलिटिशियंस बाहर घूम रहे हैं। तब मिनिस्टर एक ऐसी बात कहता है जो रियो को पूरी तरह चुप करा देती है। वह कहता है, असल निशाना तुम नहीं हो, तुम्हारा बेटा है। जब तुम गिरोगे तो वह भी अपने आप गिर जाएगा। कुछ ही समय बाद रियो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उधर स्कूल में हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अब हायन वही सब झेल रहा था जो कभी सुख झेला करता था। स्टूडेंट्स ने उसे आउटकास्ट स्टिक पकड़ा दी और उसे पूरी क्लास का नया आउटकास्ट बना दिया। लगातार अपमान और तिरस्कार झेलते झेलते हायन मानसिक रूप से टूटने लगा। एक दिन उसने फैसला किया कि वह उन सभी को जिंदा जला देगा। उसने जगह जगह गैसोलीन फैला दी और अपने प्लान को अंजाम देने की तैयारी कर ली। तभी इंस्पेक्टर वहां पहुंच जाता है। वह बिल्कुल शांत खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। हायन घबरा गया क्योंकि गैसोलीन पहले से फैली हुई थी। वह इंस्पेक्टर से विनती करने लगा कि वह लाइटर का इस्तेमाल न करे, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे और ज्यादा डरा दिया। उसने जानबूझकर लाइटर उसकी तरफ उछाल दी। आग तेजी से फैलने लगी। यह देखकर हायन जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। कुछ ही मिनटों में उसका सारा घमंड गायब हो गया। वह रोते हुए माफी मांगने लगा। तब इंस्पेक्टर ने आग बुझा दी। इसके बाद उसने हेन की आंखों में देखते हुए कहा, आज तुम्हें मौत से डर लग रहा है ना? सुख को भी यही डर लगा था। इंस्पेक्टर आगे कहता है कि हायन और उसके दोस्तों ने बुलिंग करके सुख की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उन्होंने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां उस मौत ही एकमात्र रास्ता दिखाई दिया। अब चाहे हायन जिंदगी भर पछताए, सुख कभी वापस नहीं आने वाला और उसे इस अपराध बोध के साथ पूरी जिंदगी जीना होगा। नई जांच शुरू होती है और हान समेत बाकी बुलीज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई सालों बाद पहली बार ऐसा लगता है कि न्याय मिलने वाला है। इसके बाद इंस्पेक्टर एक कब्रिस्तान में पहुंचता है। वहां एक लड़की की कब्र बनी हुई है जिसकी मौत 2 साल पहले हुई थी। मिनिस्टर भी वहां मौजूद होता है। दोनों अब तक उस लड़की की मौत का दुख अपने दिल में लिए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता का एक बड़ा हिस्सा ऑफिस ऑफ एजुकेशनल प्रोटेक्शन के खिलाफ हो जाता है। लोग सवाल उठाने लगते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को स्टूडेंट्स पर हाथ उठाने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है। रिपोर्टर्स मिनिस्टर को घेर लेते हैं और ह्यूमन राइट्स को लेकर सवाल पूछते हैं। यह सुनकर मिनिस्टर गुस्से से भर उठता है। वह कहता है, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोग तब कहाँ थे जब बुलिंग की वजह से स्टूडेंट्स मर रहे थे? तब कहाँ थे जब टीचर्स डर के साए में जी रहे थे? वह आगे कहता है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम सिर्फ किताबें बांटना नहीं है, उनकी जिम्मेदारी स्टूडेंट्स को सुरक्षित माहौल देना भी है और अगर उसके लिए सख्ती करनी पड़े तो वह उससे पीछे नहीं हटेगा। मिनिस्टर यह भी बताता है कि आज के समय में कुछ स्टूडेंट साधारण शरारती बच्चे नहीं रहे, कई सीधे गैंग से जुड़े हुए हैं और जो भी एजुकेशन के रास्ते में आएगा उसे जवाब देना होगा। जल्द ही पता चलता है कि गैंग वाली बात बिल्कुल सच थी। कहानी अब एक नए स्टूडेंट बॉन्ड की तरफ बढ़ती है जो खान नाम के एक टेक्निकल स्कूल में ट्रांसफर होकर आता है, लेकिन स्कूल को देखकर उसे यकीन ही नहीं होता कि यह पढ़ाई की जगह है। पूरी बिल्डिंग किसी छोड़े हुए खंडहर जैसी दिखती थी। काफी देर बाद उसे एक स्टूडेंट दिखाई देता है, लेकिन परिचय होने से पहले ही वह लड़का उस पर हमला करने की कोशिश करता है। डर के मारे बॉन उसे पैसे देने लगता है ताकि वह उसकी सुरक्षा कर सके। यह देखकर वह स्टूडेंट हंस पड़ता है। उसे बॉन पर थोड़ा तरस आता है और वह चेतावनी देता है कि यह स्कूल बाकी स्कूल्स जैसा बिल्कुल नहीं है। बॉन पहले से भी ज्यादा घबरा जाता है। जब वह क्लास में पहुंचकर अपना परिचय देता है तो वहां बैठे लगभग सभी स्टूडेंट्स किसी गैंग मेंबर जैसे दिखाई देते हैं। वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन किताब खोलने से पहले ही बाकी स्टूडेंट्स उसे धक्का देकर गिरा देते हैं। फिर सभी टीचर से कहते हैं कि वे अपनी बुक्स लाना भूल गए हैं। टीचर इतनी निराश हो जाती है कि कुछ देर बाद क्लास छोड़कर चली जाती है। जैसे ही टीचर बाहर निकलती है पूरा माहौल बदल जाता है। स्टूडेंट्स हथियार निकाल लेते हैं और एक दूसरे की नकल करते हुए घूमने लगते हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं जहां एक स्टूडेंट चाहता है कि डिजाइन डिपार्टमेंट वाला उसके सीने पर टैटू का डिजाइन बनाए। उसी समय अलग अलग डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ मारपीट मच जाती है। बेचारा बॉन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी उसका शांत स्वभाव वाला क्लासमेट जो उसे सारी बात समझाता है। जो बताता है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट के बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती है
दोनों ग्रुप सिर्फ एक इंसान का ध्यान पाने के लिए लड़ते हैं। बॉन हैरान होकर पूछता है कि आखिर वह इंसान कौन है। उसी समय प्रिंसिपल इंस्पेक्टर को पूरी स्थिति समझा रहा होता है। वह बताता है कि इस पूरे स्कूल का असली लीडर हियोक नाम का स्टूडेंट है। हालांकि वह शायद ही कभी स्कूल आता हो, लेकिन बाहर की दुनिया उसका गैंग से सीधा संबंध है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स महंगी कार्स, लग्जरी ब्रांड्स, कैश, अल्कोहल और पार्टीज की तस्वीरों से भरे पड़े हैं। स्कूल के स्टूडेंट्स उसे अपना आइडल मानते हैं और उसी का ध्यान पाने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। एक दिन अचानक हियोक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लीडर को मैसेज भेजता है कि वह उससे मिलना चाहता है। यह खबर मिलते ही सारी लड़ाई रुक जाती है, लेकिन ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट का लीडर जलन से भर जाता है। गुस्से में वह अपने ही फॉलोअर्स को पीटना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वह बॉन और जो को भी आपस में लड़ने पर मजबूर कर देता है। तब जो धीरे से बॉन से कहता है कि वह सिर्फ नाटक करे। बॉन उसकी बात मान लेता है। लड़ाई खत्म होने के बाद जो को हारने वाला घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद उसकी जिंदगी और भी बुरी हो जाती है। बाकी स्टूडेंट्स उसे अपना पर्सनल पंचिंग बैग बना लेते हैं। वे उसे पीटते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि उनका अटैक कितना ताकतवर था। यह अपमान किसी भी इंसान को तोड़ सकता था, लेकिन जो चुपचाप सब कुछ सहता रहता है। उस रात जब जो घर लौट रहा था, तब वह पूरी तरह थक चुका था। बॉन को उसकी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। वह जो का बैग उठाता है और उसे घर तक छोड़ने जाता है। घर पहुंचकर जो उसे रामेन खाने के लिए अंदर बुला लेता है। वहीं बॉन पहली बार जो की असली जिंदगी देखता है। वह अपनी माँ के साथ बेहद साधारण परिस्थिति में रह रहा था और तभी बॉन को एहसास होता है कि जो बाकी स्टूडेंट से अलग है। वह सच में पढ़ाई के जरिए अपना भविष्य बनाना चाहता है। अगले दिन बॉन की मुलाकात फिर से इंस्पेक्टर से होती है, लेकिन इस बार एक बड़ा राज सामने आता है। असल में बॉन कोई स्टूडेंट था ही नहीं, वह इंस्पेक्टर की टीम का हिस्सा था। क्योंकि बॉन का चेहरा काफी मासूम और सीधा साधा लगता था, इसलिए इंस्पेक्टर ने उसे स्कूल में अंडरकवर एजेंट बनाकर भेजा था। उसके चश्मे में एक हिडन कैमरा लगा हुआ था जो स्कूल के अंदर होने वाली हर घटना रिकॉर्ड कर रहा था। अब इंस्पेक्टर उसके लिए एक और खतरनाक मिशन लेकर आया। उसने बॉन से कहा कि वह पूरे स्कूल को उकसाए और सभी स्टूडेंट्स को अपने पीछे दौड़ने पर मजबूर कर दे। बॉन को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। कुछ देर बाद उसने स्टूडेंट्स को भड़काना शुरू कर दिया। वह एक ग्रुप के पास गया और उनका मजाक उड़ाने लगा। फिर दूसरे ग्रुप को भी गालियां देकर वहां से भाग गया। कुछ ही मिनटों में पूरा स्कूल उसके पीछे दौड़ रहा था। बॉन जान बचाकर भागता रहा और आखिरकार सभी को एथलेटिक फील्ड तक ले आया। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स अंदर पहुंचे, इंस्पेक्टर वहां पहुंच गया और उसने मैदान का गेट बंद कर दिया। अब कोई बाहर नहीं निकल सकता था। स्टूडेंट्स गुस्से से इंस्पेक्टर को घूरने लगे। तभी इंस्पेक्टर ने खुद का परिचय दिया। एक स्टूडेंट उसे पहचान गया और घमंड से बोला, हम उन स्टूडेंट्स जैसे नहीं हैं जिन्हें तुमने पहले संभाला था। इंस्पेक्टर ने शांत स्वर में पूछा, अच्छा, तो तुम में ऐसी क्या खास बात है? इतना सुनते ही कई स्टूडेंट्स उसकी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन अगले ही पल पूरा मैदान कराहते हुए स्टूडेंट्स से भर गया। जो कुछ सेकंड पहले खुद को खतरनाक समझ रहे थे, अब जमीन पर पड़े दर्द से तड़प रहे थे। उस दिन के बाद से उनकी सारी बहादुरी हवा हो गई। इंस्पेक्टर ने तुरंत एक नया स्केड्यूल लागू कर दिया। अब स्टूडेंट्स को नियमित क्लासेस करनी थी और उन सभी टॉपिक्स की भरपाई करनी थी जो उन्होंने पिछले महीनों में छोड़ दिए थे। कुछ स्टूडेंट्स ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनका विरोध ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। इंस्पेक्टर ने साफ कर दिया कि अब स्कूल में उसकी चलेगी। इसके बाद उसने एक टीचर को बुलाया। टीचर क्लास की हालत देखकर हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही स्टूडेंट्स अब चुपचाप बैठे हुए हैं। जब उसने बुक्स निकालने को कहा तो पूरी क्लास में सिर्फ जो के पास बुक थी। इंस्पेक्टर ने जो को बोर्ड पर लेसन लिखने का आदेश दिया। फिर बाकी स्टूडेंट्स को उसे कॉपी करने के लिए कहा। स्टूडेंट्स ने तुरंत बहाना बनाया कि उनके पास पेन ही नहीं है। इंस्पेक्टर ने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लीडर की तरफ देखा और बोला, तुम्हारी उंगली तो अभी भी काम कर रही है ना? सबको लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन वह बिल्कुल गंभीर था। उसने साफ कर दिया कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। कुछ देर बाद वह स्टूडेंट अपनी उंगली काटकर खून से लिखना शुरू कर देता है, फिर किसी तरह एक पेन का इंतजाम करके लिखना जारी रखता है। बाकी स्टूडेंट्स भी घबराकर इधर उधर पेन ढूंढने लगते हैं, लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि स्टूडेंट्स ने ऊपर देखा और पाया कि बोर्ड साफ हो चुका है। इंस्पेक्टर ने पूरा लेसन मिटा दिया था। समय खत्म हो चुका था। जो स्टूडेंट नोट्स पूरे नहीं कर पाए, उन्हें सजा मिली। इस बार ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट का लीडर फट पड़ा। वह चिल्लाकर बोला, ये सब क्या है? ये क्लासेस हमारे किसी काम की नहीं है। इंस्पेक्टर मुस्कुराया, फिर बोला, शायद तुम सही कह रहे हो। चलो फिर थोड़ा प्रैक्टिकल सीख लेते हैं। इसके बाद वह सभी स्टूडेंट्स को पार्किंग एरिया में ले गया। वहाँ एक कार खड़ी थी। इंस्पेक्टर ने स्टूडेंट से व्हीकल चेक करने को कहा,
लेकिन किसी ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। तब इंस्पेक्टर ने दोनों डिपार्टमेंट लीडर्स को उठाया और सीधे कार में बिठा दिया। कुछ ही देर बाद उसने ऐसी ड्राइविंग दिखाई कि सभी स्टूडेंट्स हैरान रह गए। उसकी कंट्रोल, स्पीड और स्किल देखकर पहली बार स्टूडेंट्स के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट पैदा हुई। लेकिन दोनों लीडर्स अब भी नहीं सुधरे थे। उन्होंने स्कूल से भागने का फैसला किया। उनका इरादा हियोक से शिकायत करने का था। समस्या सिर्फ इतनी थी कि उनके पास हियोक से कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था। तभी उन्होंने बॉन की तलाशी ली। उन्हें उसके पास ऐसी जानकारी मिल गई जिससे हियोक तक पहुंचा जा सकता था, इसलिए वे बॉन को भी जबरदस्ती अपने साथ ले गए। आखिरकार उनकी मुलाकात हियोक से हो गई। उन्होंने इंस्पेक्टर के खिलाफ लंबी शिकायतों की लिस्ट सुना दी। उस रात जब इंस्पेक्टर ने पूछा कि वे कहाँ गए थे, तो दोनों बड़े खुश दिखाई दिए। वे आत्मविश्वास से बोले, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। हियोक खुद इस मामले में शामिल हो गया है। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल की तेज आवाज सुनाई देती है। हियोक शानदार अंदाज में एंट्री करता है। सच कहें तो वह किसी स्टूडेंट से ज्यादा एक एडल्ट गैंगस्टर लग रहा था। आते ही उसने इंस्पेक्टर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। वह बताता है कि उसने जानबूझकर यह जाल बिछाया था ताकि हियोक खुद सामने आ जाए। शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद हियोक सच में उससे मुकाबला कर सकता है। उसने इंस्पेक्टर को जमीन पर भी गिरा दिया। यह देखकर स्टूडेंट्स खुश हो गए। हियोक गर्व से बोला, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, तुम सब मेरी प्रोटेक्शन में हो। स्टूडेंट्स उसका नाम चिल्लाने ही वाले थे कि अचानक उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। हैरानी की बात यह थी कि वही नारा इंस्पेक्टर भी लगा रहा था। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। फिर इंस्पेक्टर धीरे धीरे खड़ा हुआ। अब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। लग रहा था कि अब तक वह सिर्फ खेल रहा था। अगले ही पल उसने हियोक पर गंभीर हमला किया। जो स्टूडेंट कुछ देर पहले हीरो बनकर आया था, अब बुरी तरह पिट रहा था। स्टूडेंट्स डर के मारे कांपने लगे। उधर मिनिस्टर एक मीटिंग में शामिल था। वहां मौजूद एक पॉलिटिशियन इंस्पेक्टर की आलोचना कर रहा था। उसका कहना था कि एक फॉर्मर सोल्जर एजुकेशन ऑफिस के लिए सही इंसान नहीं हो सकता। एक सोल्जर का एजुकेशन से क्या, उसने सवाल किया। मिनिस्टर ने तुरंत जवाब दिया, आज के स्टूडेंट्स को देखो, क्या तुम्हें लगता है कि सामान्य टीचर्स उन्हें संभाल सकते हैं? वह आगे बोला, इनमें से कई बच्चे अनुशासनहीनता की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। अगर हमें ऐसे मॉन्स्टर्स को संभालना है तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो मॉन्स्टर्स का सामना कर सकें। उसी समय हियोक ने अपने गैंग को मदद के लिए बुला लिया। कुछ ही मिनटों में कई गैंग मेंबर्स वहां पहुंच गए। हियोक को लगा कि अब खेल पलट जाए, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। इंस्पेक्टर ने उन सभी को भी बुरी तरह हरा दिया। अब तक जो लोग खुद को खतरनाक समझते थे, वे जमीन पर बैठकर माफी मांग रहे थे। इंस्पेक्टर ने उनकी तरफ देखा और कहा, मुझसे माफी मत मांगो। फिर उसने जो की तरफ इशारा किया, माफी मांगनी है तो उससे मांगो। जो पहले तो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगले ही पल वह रो पड़ता है। सालों का दर्द आखिर बाहर आ ही जाता है। इंस्पेक्टर तब उन स्टूडेंट से कहता है, अगर तुम्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है तो स्कूल छोड़ दो। फिर उसकी आवाज और सख्त हो जाती है, लेकिन तुम्हें दूसरों का समय बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे क्लासमेट्स का भविष्य तुम्हारा खिलौना नहीं है। कुछ समय बाद मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। वह कॉन स्कूल की सफलता के बारे में बताता है और कई नए नियमों की घोषणा करता है। अब टैटूज रखने वाले स्टूडेंट्स को उन्हें हटवाना होगा। गैंग में शामिल स्टूडेंट्स को जुवेनाइल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। उनके क्राइम्स को एडल्ट क्राइम्स की तरह माना जाएगा। मोटरसाइकिल्स और स्मोकिंग पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इन नियमों का असर जल्दी दिखाई देने लगता है। कॉन स्कूल का माहौल पहले से कहीं बेहतर हो जाता है। पहली बार जो और बाकी स्टूडेंट्स वास्तव में पढ़ाई करने लगते हैं। मिनिस्टर और इंस्पेक्टर दोनों इस सफलता से बेहद खुश थे। तभी बॉन वहां पहुंचता है, लेकिन वह धन्यवाद देने नहीं आया था। वह कंपेंसेशन मांगने आया था। उसका कहना था कि मिशन के दौरान उसने अपनी जेब से काफी पैसा खर्च किया है। कहीं रिश्वत देनी पड़ी, कहीं सामान खरीदना पड़ा और बुलिंग झेलते समय भी उसका नुकसान हुआ। जब उसने टोटल अमाउंट बताई तो वह इतनी छोटी निकली कि सभी हंस पड़े। उन्होंने मजाक में कहा कि एप्लीकेशन जमा कर दो, पैसा वापस मिल जाएगा। उसी समय वह पॉलिटिशियन जो ऑफिस बंद करवाना चाहता था, पुरानी फोटोज देख रहा था। उन तस्वीरों में एक फ्यूनरल की फोटो भी थी। वह उसी लड़की की फ्यूनरल थी जिसकी मौत 2 साल पहले हुई थी। फोटो में मिनिस्टर और इंस्पेक्टर दोनों मौजूद थे। दोनों के चेहरे दर्द से भरे हुए थे। तभी एक और सच्चाई सामने, वह लड़की इंस्पेक्टर की फियांसे थी। 2 साल बीत जाने के बाद भी वह उसकी मौत को भुला नहीं पाया था। कहानी अब 2 साल पीछे चली जाती है। उस समय इंस्पेक्टर और उसकी फियांसे साथ में टहल रहे थे। तभी उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को स्मोकिंग करते हुए देखा। इंस्पेक्टर ने उससे कहा कि उन्हें इग्नोर कर दो, लेकिन वह मुस्कुराकर बोली, अगर टीचर्स ही स्टूडेंट्स से डरने लगेंगे तो फिर एजुकेशन का क्या होगा।
इसके बाद वह उन स्टूडेंट्स के पास गई। उसने उनकी सिगरेट्स छीन ली और उन्हें समझाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से एक दिन ऐसा आया जब इंस्पेक्टर उसे बचा नहीं सका। उसकी क्लास का एक बदनाम स्टूडेंट जो हमेशा समस्याएं खड़ी करता था, उसी ने उसकी हत्या कर दी। ट्रायल के दौरान उस स्टूडेंट ने दावा किया कि उसे अपने के पर पछतावा है। वह यहाँ तक कहता है कि वह अपनी टीचर से प्यार करता था। यह सुनकर इंस्पेक्टर का गुस्सा फट पड़ा। वह कोर्ट से निकलते ही अपनी कार लेकर उस स्टूडेंट को कुचलने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन मिनिस्टर ने उसे रोक लिया। तभी पता चलता है कि वह महिला मिनिस्टर की बेटी थी। काफी देर बाद जब इंस्पेक्टर शांत हुआ, तब मिनिस्टर ने उसे समझाया कि बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर उसने उस स्टूडेंट को मार दिया तो उसकी खुद की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। इसके बजाय मिनिस्टर ने एक नया सपना बताया। उसने कहा कि अगर वह कभी एजुकेशन मिनिस्टर बना तो वह एक ऐसी एजेंसी बनाएगा जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगी। और अगर इंस्पेक्टर सच में बदलाव लाना चाहता है तो उसे उसका साथ देना चाहिए। इंस्पेक्टर ने उसकी बात मान ली और इसी तरह ऑफिस ऑफ एजुकेशनल प्रोटेक्शन की शुरुआत हुई। इस बार ऑफिस ऑफ एजुकेशनल प्रोटेक्शन के सामने बिल्कुल अलग तरह का केस आया। पहली बार उन्हें एक गर्ल्स स्कूल में जांच के लिए भेजा जा रहा था। यह मामला एक टीचर की मौत से जुड़ा हुआ था। उस टीचर पर एक स्टूडेंट को हरास करने का आरोप लगा था। आरोप लगने के कुछ ही दिनों बाद टीचर ने अपनी जान दे दी थी। केस की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि आरोप लगाने वाली स्टूडेंट कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसका नाम यन था। वह इंस्टाग्राम पर बेहद फेमस इन्फ्लुएंसर थी और उसके 6 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। जब टीम इस केस की फाइल देख रही थी तब बॉन थोड़ा परेशान दिखाई दिया। उसने कहा, क्या हमें सच में यह केस लेना चाहिए? यन बहुत फेमस है। हमें पहले ही काफी कंट्रोवर्सीज झेलनी पड़ रही है। लेकिन मिनिस्टर ने तुरंत जवाब दिया, हमें किस बात का डर होना चाहिए? फिर उसकी आवाज गंभीर हो गई। क्या यह काफी नहीं है कि एक निर्दोष टीचर डर और बदनामी के कारण अपनी जान दे चुका है? इसके बाद हमें पता चलता है कि टीम को पूरा विश्वास क्यों था कि टीचर निर्दोष था। असल में यन अक्सर क्लास में पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय लाइव स्ट्रीम करती रहती थी। एक दिन टीचर ने उसका फोन जब्त कर लिया। बस यहीं से बदले की शुरुआत हुई। यन ने एक एडिटेड वीडियो अपलोड कर दिया। उसने वीडियो को इस तरह एडिट किया कि ऐसा लगे जैसे टीचर एक स्टूडेंट के बाल काटकर उसे अपमानित कर रहा है। वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर तूफान आ गया। लोगों ने बिना सच्चाई जाने टीचर को गालियां देना शुरू कर दिया। जब टीचर से सवाल पूछा गया तो उसने समझाया कि वह किसी को सजा नहीं दे रहा था। वह सिर्फ उस स्टूडेंट की मदद कर रहा था। लेकिन उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, सिर्फ एक टीचर को छोड़कर। उस टीचर का नाम जॉन था। जॉन को पूरा यकीन था कि उसका सहकर्मी ऐसा नहीं कर सकता। उसने फैसला किया कि वह खुद यान से बात करेगी। जब जॉन ने यान को ऑफिस में बुलाया तो उसने साफ कहा कि उसने उसे वीडियो एडिट करते हुए देखा था। उसे पता था कि यान ने जानबूझकर टीचर की इमेज खराब करने की कोशिश की है, लेकिन यान ने सब कुछ नकार दिया। जॉन ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि वीडियो डिलीट कर दो और अपनी जिंदगी सही दिशा में ले जाओ। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हो रही थी कि यान पहले हमेशा एक आदर्श स्टूडेंट रही थी। उसके रिकॉर्ड में कभी किसी टीचर से झगड़े या समस्या का कोई जिक्र नहीं था। फिर अचानक उसमें इतना बदलाव कैसे आ गया? लेकिन यान सिर्फ हल्का सा मुस्कुराई और वहां से चली गई। कुछ देर बाद उसने एक और चाल चली। उसने जानबूझकर अपने कपड़े और बाल बिखेर लिए, फिर रोने का नाटक करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। इस बार उसने जॉन पर ही हमला करने का आरोप लगा दिया। वीडियो अपलोड होते ही पूरा देश हिल गया। न्यूज चैनल्स, इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया यूजर्स सब इस मामले में कूद पड़े। जॉन की जिंदगी रातों रात बर्बाद हो गई। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी फोन करके पूछा कि क्या आरोप सच है। इंटरनेट यूजर्स ने उसकी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन खोज निकाली। उसके घर का एड्रेस तक पब्लिक कर दिया गया। लोगों ने उसके बच्चों के स्कूल तक ढूंढ निकाले। कई इन्फ्लुएंसर्स उसके घर के बाहर पहुंचकर कंटेंट बनाने लगे। हर कोई व्यूज और लाइक्स के लिए उसकी बर्बादी का इस्तेमाल कर रहा था। जॉन इस सब को ज्यादा दिनों तक सह नहीं पाया। आखिरकार उसने अपनी जान दे दी। लेकिन उसकी मौत के बाद भी लोग नहीं रुके। कुछ लोग तो उसके फ्यूनरल में भी कैमरा लेकर पहुंच गए। वे वीडियोस बनाते हुए कह रहे थे कि उसकी मौत से उसके अपराध मिट नहीं जाते। यह देखकर टीचर जॉन पूरी तरह टूट गई। वह सीधे यान के पास पहुंची। उसने उससे विनती की कि वह सच बता दे, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि जॉन ने कभी उसका नुकसान नहीं किया। लेकिन यन अचानक रोने लगी। वह बोली, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? उसी समय पता चला कि वह लाइव स्ट्रीम कर रही थी। फिर उसने कैमरा की तरफ देखकर कहा, ठीक है गाइस, अगर टीचर चाहती हैं तो मैं क्लैरिफिकेशन वीडियो अपलोड कर दूंगी। बस इतना सुनना था कि पब्लिक फिर से जॉन के खिलाफ हो गई। लोगों को लगने लगा कि जॉन यान पर दबाव डाल रही है। हालात संभालने के लिए प्रिंसिपल ने यान को ऑफिस में बुलाया। उसने पूछा कि आखिर वह चाहती क्या है। यान ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि जॉन हमारी क्लास की होमरूम टीचर बने। जब जॉन पहली बार उनकी क्लास में पहुंची तो स्टूडेंट्स उसे शक की नजर से देखने लगे।
उनके हिसाब से यान पीड़ित थी और जॉन शायद उसे बदला लेने आई थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यान ने पूरे स्कूल को अपने झूठ और मैनिपुलेशन से नियंत्रित कर रखा है। रिपोर्ट खत्म होने के बाद बॉन ने पूछा कि इस मिशन में उसका क्या रोल होगा। तभी टीम के बाकी मेंबर्स मजाक करने लगे। उन्होंने कहा कि बॉन को लड़की बनकर स्कूल में भेजा जाएगा। यह सुनकर बॉन का चेहरा उतर गया। सिर्फ कल्पना करके ही उसे डर लगने लगा। कुछ देर तक सभी उसका मजाक उड़ाते रहे। फिर इंस्पेक्टर ने उसे राहत दी। उसने बताया कि इस मिशन के लिए टीम की एक महिला मेंबर जाएगी। कुछ समय बाद उस महिला की एंट्री होती है। उसका नाम हन था। पहली नजर में वह काफी साधारण दिखाई देती थी। चलते समय वह लगभग गिर ही जाती थी, लेकिन जल्द ही पता चल गया कि उसकी असली पर्सनालिटी कुछ और ही है। हन जॉन के साथ क्लास में पहुंचती है और अपना परिचय देती है, लेकिन किसी स्टूडेंट को उसकी परवाह नहीं थी। यन हमेशा की तरह लाइव स्ट्रीम करने में व्यस्त थी। जैसे ही उसकी नजर हान पर पड़ती है, वह उसे अपना अगला टारगेट बनाने का फैसला कर लेती है। वह अपनी एक फ्रेंड से कहती है कि हान से पूछो उसने प्लास्टिक सर्जरी कहाँ से करवाई, शायद वह अपनी पुरानी फोटोज भी दिखा सके। पूरी क्लास हंसने लगती है, लेकिन हन बिल्कुल शांत रहती है। फिर वह मुस्कुराकर जवाब देती है, बिल्कुल स्वीट हार्ट, मैंने ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवाई थी, लेकिन तुम्हें लोगों को शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी क्लास अचानक चुप हो जाती है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हान ऐसा जवाब देगी। इसके बाद हान सीधे यान की तरफ मुड़ती है। वह कहती है, अब लाइव स्ट्रीम बंद करो। यान चुनौती भरे अंदाज में जवाब देती है, खुद क्यों नहीं बंद कर देती। हन एक शब्द भी नहीं बोलती। वह आगे बढ़ती है और एक ही किक में फोन को यान के हाथ से उड़ा देती है। फोन सीधे जमीन पर गिरकर टूट जाता है। उसी पल उसकी आवाज पूरी तरह बदल जाती है। अब वह बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। वह सख्त लहजे में बोली, ठीक है लिटिल ब्रैट्स, अब अपने सारे फोन्स बाहर निकालो। इसके बाद वह एक स्पेशल डिवाइस निकालती है। कुछ ही सेकंड में उसे स्कूल में छिपाए गए सभी फोन्स की लोकेशन मिल जाती है। फिर वह अपनी असली पहचान बताती है। वह ऑफिस ऑफ एजुकेशनल प्रोटेक्शन की ऑफिसर थी। इसके साथ ही स्कूल के हॉलवेज में सर्वेलेंस कैमरास लगाने का आदेश दे दिया जाता है। फिर हन नए रूल समझाती है, और सबसे महत्वपूर्ण रूल था, मेरे आदेशों की अवहेलना कोई नहीं करेगा। उधर इंस्पेक्टर टीचर से मीटिंग कर रहा था। उसने साफ कहा कि जिस टीचर को भी स्टूडेंट से किसी प्रकार की परेशानी हुई हो, वह रिपोर्ट दर्ज कराए। लेकिन प्रिंसिपल तुरंत बोल पड़ा, हमारे स्टूडेंट्स तो एंजल्स जैसे हैं। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वह इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। अगले ही दिन हान ने स्टूडेंट्स की जिंदगी मुश्किल बना दी। वह उन्हें लगातार कठिन एक्सरसाइजेस करवाने लगी। बाद में वह इंस्पेक्टर और बॉन से मिलती है। तब पता चलता है कि हान भी कभी मिलिट्री में थी और इंस्पेक्टर के साथ सर्विस कर चुकी थी। यह सुनकर बॉन प्रभावित हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि हन शायद थोड़ी पागल भी है। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर भी उसे कहता है, स्टूडेंट्स के साथ सब कुछ अलाउड है। फिर वह रुककर जोड़ता है, बस उन्हें मारना मत। यह सुनकर बॉन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं मिलता। बाद में हान उसे स्कूल का सबसे खतरनाक स्थान दिखाती है। वह जगह थी कैफेटेरिया। ब्रेक टाइम शुरू होते ही वहाँ अफरा तफरी मच जाती थी। लड़कियां आती, दूसरों को डराकर खाना उठा लेती और बिना पैसे दिए चली जाती। दिन खत्म होने के बाद हान ने यान और उसकी फ्रेंड्स को पकड़ लिया। वे बिना सफाई किए जाने की तैयारी कर रही थी। जब हान ने उन्हें रोका तो यान ने बेपरवाही से कहा, टीचर जॉन साफ कर देंगी। यह सुनते ही हान ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर उसे खुद सफाई करने पर मजबूर कर दिया। वह बोली, जिस जगह का इस्तेमाल करते हो उसे साफ भी तुम ही करोगे, कोई टीचर तुम्हारी नौकर नहीं है। उस शाम हान स्टाफ रूम में पहुंची। इंस्पेक्टर ने उसे आदेश दिया कि वह स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करे और टीचर्स के खिलाफ किए गए डिफेमेशन पोस्ट्स ढूंढे। लेकिन हान कुछ ही मिनटों में सो गई, इसलिए पूरा काम बॉन के सिर पर आ गया। अगले दिन बॉन ढेर सारे प्रिंटेड एविडेंस लेकर पहुंचा। हान ने सारी फाइल स्टूडेंट्स के सामने रख दी। फिर बहुत शांति से बोली, अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसा कुछ पोस्ट किया तो सीधे डिफेमेशन लॉसूट झेलना पड़ेगा। यह सुनकर स्टूडेंट्स घबरा गए। बाद में कई लड़कियां आपस में बात करने लगी। वे फिर से क्यू और यन के मामले पर चर्चा कर रही थी। कुछ ने माना कि उन्हें हमेशा से लगता था कि क्यू निर्दोष था, लेकिन तभी यान उनके पीछे आकर खड़ी हो गई और अगले ही पल पूरी बातचीत अचानक बंद हो गई। उधर जॉन अकेली बैठी उन फोटोज और वीडियोस को देख रही थी जो इंटरनेट पर उसके बारे में अपलोड किए गए थे। स्टूडेंट्स ने उसकी निजी जिंदगी की लगभग हर जानकारी लीक कर दी थी, यहाँ तक कि उसका घर का एड्रेस भी पब्लिक कर दिया गया था।
और यह सब देखकर उसके चेहरे पर सिर्फ एक सवाल था, आखिर उसने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा उसे मिल रही थी। लगातार हो रही ऑनलाइन हैरेसमेंट ने जॉन को अंदर तक तोड़ दिया था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि उसने स्कूल छोड़कर किसी प्राइवेट एकेडमी में नौकरी करने का फैसला कर लिया। उसे लगा कि शायद नई जगह जाकर वह अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकेगी, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। एकेडमी के डायरेक्टर ने साफ कह दिया कि उसकी बदनामी पहले ही वहां तक पहुंच चुकी है। यह सुनते ही जॉन समझ गई कि यान सिर्फ एक टीचर की जिंदगी नहीं बर्बाद कर रही थी, अब वह उसकी जिंदगी भी तबाह करने में सफल हो चुकी थी। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। अचानक यान का व्यवहार बदल गया। वह जॉन के साथ बहुत विनम्रता से पेश आने लगी। पूरी क्लास भी पहले से ज्यादा शांत और सम्मानजनक दिखाई देने लगी। पहली नजर में यह बदलाव अच्छा लग रहा था, लेकिन हान को इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने जॉन को चेतावनी देते हुए कहा, इनकी बातों में मत आना, ये तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। जल्द ही उसकी बात सही साबित हो गई। एक दिन यन खुद जॉन के पास उसने प्रस्ताव रखा कि दोनों मिलकर एक लाइव स्ट्रीम करें। उसका कहना था कि इससे लोगों को पता चलेगा कि अब उनके बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन बदले में उसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। जॉन को सिर्फ इंस्पेक्शन कमेटी की आलोचना करनी होगी। यन ने दावा किया कि स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स भी कमेटी को पसंद नहीं करते। अब जाकर जॉन को उनकी असली मंशा समझ आने लगी। वह पूरी तरह उलझन में पड़ गई। उसी दौरान इंस्पेक्टर उससे मिलने पहुंचा। वह पहली बार अपनी फियांसे के बारे में खुलकर बात कर उसने बताया कि कैसे उसकी मौत एक स्टूडेंट की वजह से हुई थी। फिर एक और दर्दनाक सच्चाई सामने आती है। जब इंस्पेक्टर मिलिट्री सर्विस में था तब उसकी फियांसे लाइफ सपोर्ट पर थी। वह सिर्फ उसके लौटने का इंतजार कर रही थी, और जब इंस्पेक्टर वापस आया तो उसने उसकी बाहों में अंतिम सांस ली। यह याद आज भी उसे चैन से जीने नहीं देती थी। इसके बाद इंस्पेक्टर एक और चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है, हम इस स्कूल में को के लिए नहीं आए थे। जॉन हैरान रह जाती है। तब इंस्पेक्टर उसे कई सीक्रेट रिपोर्ट्स दिखाता है। असल में स्कूल के कई स्टूडेंट्स ने छुपकर ऑफिस को हेल्प मैसेजेस भेजे थे। वे मदद मांग रहे थे। वे चाहते थे कि कोई आकर उन्हें बचाए। जब जॉन उन मैसेजेस को पढ़ती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि कुछ स्टूडेंट्स अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगले दिन जॉन एक बड़ा फैसला लेती है। वह पूरी क्लास के सामने यान को साफ मना कर देती है। वह लाइव स्ट्रीम में शामिल नहीं होगी। इतना ही नहीं, वह यान से क्लास में एक सवाल का जवाब देने को कहती है, लेकिन यान जवाब देने से इनकार कर देती है। तब जॉन उसके हाथ पर रूलर मारती है। पूरी क्लास हैरान रह जाती है। फिर जॉन गहरी सांस लेकर कहती है, मुझे माफ करना, मैं बहुत समय तक कमजोर रही, लेकिन अब मैं अपनी जिम्मेदारी से भागूंगी नहीं। अब मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगी। यह घटना यान के अहंकार पर सीधा हमला थी। वह इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। गुस्से में वह एक और पोस्ट अपलोड करने वाली थी, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। उसका पूरा सोशल मीडिया अकाउंट धीरे धीरे खाली होने लगा। एक एक करके उसकी सारी पोस्ट गायब होने लगी। यन घबरा गई, और फिर सबसे बड़ा झटका लगा। पूरी हरासमेंट वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हो गई, लेकिन इस बार वीडियो एडिटेड नहीं थी। यह ओरिजिनल रिकॉर्डिंग थी। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि यन खुद एक्टिंग कर रही थी। उसका झूठ सबके सामने आ चुका था। कुछ ही घंटों में इंटरनेट का माहौल बदल गया। जो लोग पहले क्लियो को गालियां दे रहे थे, अब वही यान की आलोचना करने लगे। सब कह रहे थे कि उसने फेम के लिए एक निर्दोष इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके बावजूद जॉन को यान की चिंता थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई और दुखद घटना हो, इसलिए उसने हान को कांटेक्ट करके यान पर नजर रखने को कहा। उसी शाम जॉन के घर की डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलते ही वह चौंक जाती है। सामने यान खड़ी थी। जैसे ही वह अंदर आती है, उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई देती है। वह जॉन को घूरते हुए कहती है, जो की मौत की असली वजह तुम हो। तुम भी बाकी टीचर्स की तरह हिपोक्रेट हो। फिर उसकी आवाज कांपने लगती है। अगर दुनिया चाहती है कि मैं मर जाऊं तो ठीक है, लेकिन मैं अकेली नहीं मरूंगी। तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। इतना कहकर वह जॉन पर हमला कर देती है। दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है, लेकिन अगले ही पल हालात नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। यन खुद बालकनी से गिरने वाली होती है। यह देखकर जॉन बिना सोचे उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। वह यन को बचा लेती है, लेकिन खुद संतुलन खो बैठती है। अब जॉन नीचे गिर रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार उसकी मौत तय है, लेकिन अंतिम क्षण में कोई बिजली की तरह आगे कूदता है। वह व्यक्ति जॉन को पकड़ लेता है और खुद गिरने का पूरा झटका सह लेता है। दूसरी तरफ यन ऊपर खड़ी कांप रही थी। जब उसने नजर उठाई तो उसके सामने हान खड़ी थी, वही हन जिससे वह सबसे ज्यादा बचना चाहती थी। हन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मरना आसान है,
लेकिन तुम्हें जीना होगा। तुम्हें उन सभी लोगों का सामना करना होगा जिन्हें तुमने चोट पहुंचाई है, और तुम्हें अपनी गलतियों का बोझ लेकर आगे बढ़ना होगा। कुछ देर बाद हान नीचे पहुंचती है। वह उस शख्स को देखने आती है जिसने जॉन की जान बचाई थी, लेकिन उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वह लगभग सामान्य तरीके से घूम रहा था, सिर्फ सिर पर हल्की चोट आई थी। जॉन उसकी हालत देखकर दंग रह जाती। कुछ समय बाद मिनिस्टर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। इस बार वह ऑफिस की उपलब्धियों को गर्व से लोगों के सामने रखता है, लेकिन उसके विरोधी पॉलिटिशियन ने भी जवाबी हमला करने की तैयारी कर ली थी। उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और वहीं उसने एक बड़ा राज सबके सामने खोल दिया। उसने बताया कि 2 साल पहले जिस टीचर की स्टूडेंट ने हत्या की थी, मिनिस्टर उसी टीचर का पिता था। इतना ही नहीं, चॉय उसी टीचर का मंगेतर था। दोनों उसकी मौत से बुरी तरह टूट चुके थे। पॉलिटिशियन ने आरोप लगाया कि पूरा ऑफिस सिर्फ बदले की भावना से बनाया गया था। उसका दावा था कि यह स्टूडेंट से रिवेंज लेने की एक सरकारी मशीन बन चुकी है। यह खबर पूरे देश में फैल गई। जब हान ने न्यूज़ देखी तो उसने सीधे चॉय से सवाल किया, क्या यह सच है? चॉय ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, हाँ। बस इतना कहकर वह चुप हो गया। हन ने खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश की। उसी समय एक नया केस सामने आया। एक स्टूडेंट ने टीचर पर हमला कर दिया था, लेकिन यह कोई साधारण टीचर नहीं था। उस टीचर का नाम चियोल था। वह स्कूल में बेहद सम्मानित और लोकप्रिय था। जब टीम स्कूल पहुंची तो हान ने चॉय को चियोल से बड़े उत्साह से मिलते देखा। बॉन ने बताया कि चियोल अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार करता है। उसके आने के बाद स्कूल की रैंकिंग काफी बढ़ गई थी। हन को समझ नहीं आ रहा था, अगर चियोल इतना अच्छा टीचर है तो फिर किसी स्टूडेंट ने उस पर हमला क्यों किया। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हान उस स्टूडेंट से मिलने गई। उसका नाम हयान था। पूछताछ के दौरान हियन लगभग चुप ही रहा। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। कुछ देर बाद हन परेशान होकर बॉन के पास पहुंची। उसने कहा, यह लड़का जरूर कोई बिगड़ा हुआ स्टूडेंट होगा। लेकिन बॉन ने सिर हिला दिया, नहीं, असल में यह पूरे स्कूल का टॉप स्टूडेंट है। हन हैरान रह गई। इतने अच्छे मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट आखिर ऐसा क्यों करेगा। उधर चॉय और चियोल आराम से बातचीत कर रहे थे। चियोल ने बताया कि हियन उसके स्पेशल स्टडी ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन वह अक्सर क्लासेस मिस करता था और पढ़ाई में रुचि भी कम दिखाता था। स्थिति समझने के लिए चियोल उसके पेरेंट्स से मिलने भी गया था, लेकिन वे रेस्टोरेंट चलाने में इतने व्यस्त थे कि उसने उन पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। दूसरी तरफ हियन ने अपनी कहानी सुनाई। उसके अनुसार चियोल के घर आने के बाद ही उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। सबसे पहले एकेडमी की फीस बंद हो गई, फिर उसके पेरेंट्स के रेस्टोरेंट पर बिल्डिंग वायोलेशंस की शिकायत पहुंच गई। परिवार आर्थिक संकट में फंस गया। मजबूरी में उसे प्राइवेट ट्यूटर रखना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद ट्यूटर ने भी पढ़ाना छोड़ दिया। उसने कहा कि वह अपने करियर पर ध्यान देना चाहता है। हियन को पूरा विश्वास था कि यह सब संयोग नहीं था। उसके हिसाब से इन सभी घटनाओं के पीछे चियोल का हाथ था। हन को उसकी बात काफी हद तक सच लगने लगी। गुस्से में वह चॉय के पास पहुंची। वह उस समय चियोल की तारीफ करते हुए वीडियोस देख रहा था। हन भड़क उठी, बस बहुत हुआ। शायद लोग सही कहते हैं। शायद यह ऑफिस सच में सिर्फ स्टूडेंट से बदला लेने के लिए बनाया गया है। लेकिन चॉय ने कोई बहस नहीं की। उसने सिर्फ उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। फिर वह वहां से चला गया। उसी दौरान बॉन स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स की रैंकिंग देख रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। हियन पहले नंबर पर था, लेकिन तभी उसे एक अजीब बात दिखाई दी। टॉप 10 में आने वाले बाकी सभी स्टूडेंट्स एक ही एकेडमी से जुड़े हुए थे। यह संयोग नहीं हो सकता था। सच्चाई जानने के लिए बॉन खुद स्टूडेंट बनकर उस एकेडमी पहुंच गया। लगभग उसकी पोल खुल ही गई थी, लेकिन तभी जो वहां आ गया और उसे पहचानने का नाटक करते हुए बचा लिया। दोनों बाद में साथ खाना खाने गए। वहां उनके पुराने क्लासमेट्स भी आ गए। अब उनकी जिंदगी पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। यह देखकर बॉन को अपने काम पर गर्व महसूस हुआ, लेकिन उसी समय हान गुस्से में मैदान की तरफ दौड़ती दिखाई दी। दौड़ते दौड़ते उसे अपना अतीत याद आने लगा। वह भी कभी स्कूल बुलिंग की शिकार रह चुकी थी। उस समय पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी। सिर्फ एक इंसान ने उसकी मदद की थी, वह था चॉय। उसे आज भी चॉय की बात याद थी, बस मदद मांगो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस दिन के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। यही वजह थी कि वह अंदर से टूट रही थी। वह मान ही नहीं पा रही थी कि वही इंसान गलत हो सकता है, और अगले दिन उसे पता चल गया कि वह सच में गलत थी। हन सीधे चियोल के सामने पहुंची। फिर उसने बिना घुमाए फिराए कहा, सच बोलते हैं, तुम चाहते हो कि हायन को सजा मिले ताकि वह आने वाली एग्जाम में हिस्सा न ले सके। हन ने पूरी योजना समझा दी। अगर हायन एग्जाम नहीं देगा तो उसकी रैंकिंग गिर जाएगी। तब 11वें नंबर पर मौजूद स्टूडेंट सू टॉप 10 में आ जाएगा। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी एक रैंक ऊपर चले जाएंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि
दूसरे नंबर से लेकर 11वें नंबर तक मौजूद लगभग सभी स्टूडेंट्स उसी एकेडमी में पढ़ते थे। अब मामला सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट का नहीं रह गया था, इसके पीछे कहीं बड़ा खेल छिपा हुआ था। हन ने अपनी जांच जारी रखते हुए चियोल के सामने एक और चौंकाने वाली बात रखी। वह बोली, यन नाम की एक स्टूडेंट जो तुम्हारे पुराने स्कूल में पढ़ती थी, उसने भी मुझे सब कुछ बताया है। हन के अनुसार युन को स्कॉलरशिप मिलने वाली थी और उसे इसी स्कूल में एडमिशन भी मिल सकता था, लेकिन अचानक उसके परिवार का बिजनेस बर्बाद हो गया, पढ़ाई प्रभावित हुई और वह अपनी रैंकिंग बनाए नहीं रख सकी। नतीजा यह हुआ कि उसकी जगह सू ने ले ली। हन का साफ मानना था कि यह सब एक सोची समझी योजना का हिस्सा था, लेकिन चियोल ने उसकी बात को पूरी तरह बकवास बताकर खारिज कर दिया। इसके बाद उसने हान को सू की मां से मिलवाया। वह बेहद अमीर और प्रभावशाली महिला थी। उसे अपनी बेटी के 11वें रैंक पर होने से नफरत थी। वह चाहती थी कि सू किसी भी कीमत पर टॉप 10 में पहुंचे। चियोल ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर सू ठीक से आंसर्स याद कर ले तो हायन एग्जाम दे भी देगा, तब भी वह उससे आगे निकल सकती है। बदले में महिला ने चियोल को भारी आर्थिक सहायता देने का वादा किया। उधर स्कूल में हन अब भी परेशान थी। तभी बॉन ने उसे पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा कि यून की गिरफ्तारी के बाद चॉय ने उससे लंबी बातचीत की थी। उसी दौरान उसे पता चला कि हान टीचर से इतनी नफरत क्यों करती थी और तभी उन्होंने स्कूल के केस को प्रायोरिटी दी थी। बॉन ने बताया, हम यहाँ क्योल को बचाने नहीं आए थे, हम हियन को क्योल से बचाने आए थे। यह सुनकर हान पूरी तरह स्तब्ध रह गई। अब उसे और भी बुरा लगने लगा कि उसने चॉय पर शक किया था, लेकिन इससे पहले कि टीम इस सफलता का जश्न मना पाती, एक बड़ी मुसीबत आ गई। अचानक पूरी टीम को गिरफ्तार कर लिया गया। कारण बताया गया कि उन्होंने पुराने केसेस में जरूरत से ज्यादा सख्त तरीके अपनाए थे। साथ ही उन पर कियोल जैसे आदर्श टीचर पर झूठे आरोप लगाने का भी आरोप लगाया गया। यहाँ तक कि मिनिस्टर को भी अरेस्ट कर लिया गया। चॉय ने तुरंत समझ लिया कि इसके पीछे कौन है। यह चियोल और उसके समर्थक पेरेंट्स की चाल थी। उनका मकसद साफ था, एग्जाम खत्म होने तक टीम को जेल में बंद रखना ताकि वे हियान की मदद न कर सकें। जेल में मिनिस्टर ने बॉन की तरफ देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम तो ट्रांसफर चाहते थे ना? बॉन थोड़ा झेंप गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, पहले चाहता था सर, लेकिन अब नहीं। अब मुझे आप सब पसंद आने लगे हैं। मिनिस्टर ने गहरी सांस ली, फिर उसने बॉन के ट्रांसफर पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरी टीम में सिर्फ बॉन ही आजाद बचा। अगले ही दिन एग्जाम शुरू हो गए। चियोल आत्मविश्वास के साथ सू की आंसर शीट देख रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका चेहरा उतर गया। जिस लड़की को सारे आंसर्स रटे हुए थे, वह लगभग हर सवाल गलत कर रही थी। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसे कुछ शक हुआ। वह अगले एग्जाम को रुकवाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी चॉय वहां पहुंच गया। वह आखिरकार जेल से बाहर आ चुका था। चियोल ने गुस्से में कहा, तुम्हें एग्जाम रोकने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन चॉय सिर्फ मुस्कुराया, फिर बोला, ठीक है, तो सब मिलकर सच सुन लेते हैं। इसके बाद उसने स्कूल के सामने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग में चियोल और सू की मां की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। पूरा स्कूल स्तब्ध रह गया, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी था। चॉय ने बताया कि एग्जाम पेपर बदला नहीं गया था, सिर्फ क्वेश्चंस का ऑर्डर बदला गया था। सू को विषय समझ नहीं आता था, उसने सिर्फ लीक हुए आंसर्स रट रखे थे। जब क्वेश्चंस का क्रम बदल गया तो वह पूरी तरह गड़बड़ा गई। यही वजह थी कि वह बुरी तरह फेल हो गई। इस छोटे से बदलाव ने पूरे स्कैम को उजागर कर दिया। अब साबित हो चुका था कि चियोल एग्जाम पेपर्स लीक कर रहा था और जिसने क्वेश्चंस का ऑर्डर बदला था वह बॉन था। उसी की चाल की वजह से आखिरकार चियोल रंगे हाथों पकड़ा गया। उधर मिनिस्टर एक पब्लिक हियरिंग में मौजूद था। पूरा कार्यक्रम लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। लोग उससे सवाल पूछ रहे थे कि क्या ऑफिस सिर्फ पर्सनल रिवेंज के लिए बनाया गया था। मिनिस्टर ने बिना झिझक जवाब दिया, अगर इसे रिवेंज कहना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर इसी रिवेंज की वजह से एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद उसने चियोल और उसे ब्राइब देने वाले सभी पेरेंट्स को बेनकाब कर दिया। मजेदार बात यह थी कि उनमें से एक पेरेंट उसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य था जो मिनिस्टर की आलोचना कर रही थी। कुछ ही घंटों में पूरा ग्रुप सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा हो गया। मिनिस्टर ने एक और बात साफ कर दी, उनका ऑफिस सिर्फ स्टूडेंट्स की जांच नहीं करता, टीचर्स भी उनके दायरे में आते हैं। उसने कहा, टीचर का काम स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि उनका मार्गदर्शन करना है। चियोल की सच्चाई सामने आने के बाद लोगों की राय बदलने लगी। अब पब्लिक ओपिनियन ऑफिस के पक्ष में जाने लगा। कुछ समय बाद हायन खुद टीम से मिलने आया। वह बेहद भावुक था। उसने सभी का धन्यवाद किया। टीम ने उसे अपने भविष्य पर ध्यान देने की सलाह दी। जब चियोल आखिरकार गिरफ्तार हुआ तो चॉय उसे यून के सामने लेकर गया, फिर बोला, तुम्हारी वजह से इस लड़की की जिंदगी बर्बाद हुई। चियोल पहली बार पूरी तरह चुप दिखाई दिया, लेकिन टीम को आराम करने का मौका नहीं मिला।
जल्द ही एक नया केस सामने आ गया और इस बार मामला एक एलिमेंट्री स्कूल से जुड़ा था। अपने पहले ही दिन वहां पहुंचते ही टीम ने एक खतरनाक स्थिति देखी। एक टीचर आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी माँ को मैसेज भेजा था। मैसेज में लिखा था कि वह एक खास व्यक्ति को कभी माफ न करे और उसकी डायरी जरूर पढ़े। सौभाग्य से हान समय पर पहुंच गई। उसने टीचर को बचा लिया। इतना ही नहीं, हन ने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि टीचर क्या करने वाली थी। वह उसे शर्मिंदगी से बचाना चाहती थी। बाद में हान ने उसका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन किया, फिर बाकी टीचर्स की भी जांच की। रिपोर्ट्स देखने के बाद हान ने उस टीचर से कहा कि उसे कुछ समय की छुट्टी ले लेनी चाहिए। तभी एक और बात सामने आई। असल में हेल्प रिक्वेस्ट उसकी माँ ने भेजी थी। टीचर खुद मदद मांगने की स्थिति में भी नहीं थी। टीचर को सबसे ज्यादा चिंता अपने स्टूडेंट्स की थी। उसने पूछा, मेरी क्लास का क्या होगा? हन मुस्कुराई, फिर बोली, जो टीचर आएगा उसे स्टूडेंट्स नहीं तोड़ पाएंगे। कुछ समय बाद वह टीचर स्कूल पहुंचा और वह कोई और नहीं बल्कि चॉय था। इस बार उसने अपने हमेशा वाले काले कपड़े नहीं पहने थे क्योंकि अब उसे छोटे बच्चों को संभालना था। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि यह मिशन उसके बाकी मिशन से ज्यादा कठिन है। कोई बच्चा कह रहा था, टीचर मेरे लिए फ्रॉक बनाइए। दूसरा चिल्ला रहा था, टीचर मुझे वॉशरूम जाना है। पूरा दिन चॉय एक जगह से दूसरी जगह भागता रहा। शाम को जब वह घर पहुंचा तो पूरी तरह थक चुका था। उसने अपनी फियांसे की फोटो की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, क्या तुम्हारा काम सच में इतना मुश्किल था? धीरे धीरे हमें असली समस्या का पता चलता है। टीचर सन बच्चों से परेशान नहीं थी। असल में वह अपने काम से प्यार करती थी। पहले दिन उसने पूरे उत्साह से स्टूडेंट्स का स्वागत किया था। वह चाहती थी कि हर बच्चा क्लास में सहज महसूस करे। एक लड़का बहुत शर्मीला था, इसलिए सन ने उसकी मदद करने की कोशिश की। लेकिन उसी दिन उसकी माँ का मैसेज आ गया। उसने कहा कि उसके बेटे की भावनाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। सोन ने इसे सामान्य रिक्वेस्ट समझा, लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। महिला धीरे धीरे जुनूनी होती चली गई। वह सन की हर छोटी बड़ी बात में दखल देने लगी। उसके कपड़ों से लेकर उसके सोशल मीडिया तक हर चीज पर टिप्पणी करती थी। एक दिन सन ने दोस्तों के साथ एक फोटो अपलोड की। फोटो में टेबल पर कुछ ड्रिंक्स रखी हुई थी। बस इतनी सी बात पर महिला ने पब्लिक कंप्लेंट कर दी और यह सिलसिला लगातार बढ़ता गया। जब सन की सहन शक्ति खत्म हो गई तो उसने प्रिंसिपल को सब कुछ बताया, लेकिन प्रिंसिपल ने सिर्फ इतना कहा, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो और बात खत्म करो। सोन ने वैसा ही किया। फिर भी हरासमेंट बंद नहीं हुई। महिला ने उसका फोन नंबर ढूंढ लिया। अब वह दिन रात उसे कॉल और मैसेज करने लगी। स्थिति इतनी खराब हो गई कि सन ने अपना पूरा ध्यान उस लड़के पर केंद्रित कर दिया। वह उसे खुश रखने की हर संभव कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि उसने उसके लिए एक स्पेशल रूम भी तैयार कर दिया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सब अभी शुरुआत भर थी। लेकिन सन की सारी मेहनत आखिरकार बेकार चली गई। एक दिन रिसेस के दौरान बच्चे खेल रहे थे। उसी समय एक दूसरा बच्चा गलती से उस लड़के से टकरा गया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन लड़के ने अचानक गुस्से में आकर दूसरे बच्चे की आंख पर मुक्का मार दिया। पूरे स्कूल में हंगामा मच गया। सबको लगा कि कम से कम अब उसकी माँ उसे माफी मांगने के लिए कहेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। उसकी माँ ने साफ कह दिया कि उसका बेटा किसी से माफी नहीं मांगेगा। उसके अनुसार असली विक्टिम उसका बेटा था। शुरुआत में दूसरे बच्चे के पेरेंट्स मामला खत्म करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने यह बात सुनी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। वे बोले, हमारे बेटे की आंख हमेशा के लिए खराब हो सकती थी। लेकिन महिला ने बेहद शांत लहजे में जवाब दिया, ठीक है, स्कूल वायलेंस कमेटी बैठा लेते हैं, फिर पता चल जाएगा गलती किसकी थी। कुछ समय बाद हियरिंग हुई और फैसला साफ था, गलती उसी लड़के की थी। लेकिन फैसला सुनने के बाद भी उसकी माँ नहीं रुकी। अब उसका अगला निशाना सन बन गई। वह सीधे सन के घर पहुंची और उसे धमकाने लगी। हरासमेंट पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। कुछ दिनों बाद लड़के का पिता भी स्कूल पहुंच गया। वह बेहद विशालकाय आदमी था। उसने सन को धक्का देकर डराने की कोशिश की। अब सन की जिंदगी पूरी तरह नरक बन चुकी थी। आखिरकार उसने महिला के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दी, लेकिन महिला ने भी तुरंत पलटवार किया। उसने दावा किया कि सन उसके बेटे को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। सोन ने उससे पूछा, अगर मैं निर्दोष साबित हो गई तो? महिला ने बिना भाव बदले जवाब दिया, मैं माफी मांग लूंगी, कानून यही कहता है। इसके बाद महीनों तक सन इन्वेस्टिगेशन झेलती रही। जब आखिरकार वह निर्दोष साबित हुई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस दौरान महिला उसकी प्रतिष्ठा पहले ही बर्बाद कर चुकी थी।
तनाव इतना बढ़ गया कि सन को गंभीर मानसिक समस्याएं होने लगी, यहाँ तक कि उसके चेहरे का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। जब चॉय को पूरी सच्चाई पता चली तो उसने फैसला किया कि अब वह खुद इस मामले को संभालेगा। उसका पहला कदम बेहद साधारण था। एक दिन उसने क्लास में लड़के से एक आसान सवाल पूछ लिया। लड़के ने सही जवाब दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसकी माँ स्कूल पहुंच गई। वह चिल्लाने लगी कि चॉय ने उसके बेटे को पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा किया है। हालांकि लड़के ने सही उत्तर दिया था, फिर भी महिला गुस्से में थी। चॉय ने उससे बहस नहीं की। वह बेहद विनम्रता और शांति से बात करता रहा, ठीक उसी तरह जैसे महिला को सन के साथ पेश आना चाहिए था। लेकिन यही शांति उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। धीरे धीरे चॉय उसकी जिंदगी का दुस्वप्न बन गया। वह बार बार उसे कॉल करने लगा, कभी जरूरी वजह से, कभी बिना किसी वजह के। एक दिन तो उसने लगातार 4 बार फोन किया, सिर्फ यह पूछने के लिए कि वह सुबह अपने बेटे को कैसे जगाती है। महिला गुस्से से पागल हो गई। आखिरकार उसने चॉय को धमकी दी। वह बोली, बस बता रही हूँ, मेरा हस्बैंड बहुत गुस्से में है। लेकिन चॉय तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। अगले ही दिन वह सीधे उसके हस्बैंड के वर्क प्लेस पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने ऐसा नाटक किया जैसे वह एक बेबस विक्टिम हो। वह बार बार माफी मांग रहा था, सबके सामने झुक रहा था। लोग इकट्ठा होने लगे। पति शर्म से पानी पानी हो गया। गुस्से में वह लगभग चॉय पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन उससे पहले चॉय ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। फिर बोला, यह क्या बकवास है कि तुम्हारा हस्बैंड नाराज है? जब भी तुम्हारी पत्नी यह बात कहे तो क्या हम सब डर जाएं? वह नाराज हो, खुश हो या फट जाए, उससे हमें क्या लेना देना। अब पति का गुस्सा अपनी पत्नी पर निकलने लगा। उधर महिला सीधे प्रिंसिपल के पास शिकायत करने पहुंची, लेकिन इस बार प्रिंसिपल चुप नहीं रहा। उसने साफ कहा, क्या सिर्फ तुम्हारे बेटे का ही परिवार है? मेरे टीचर्स का भी परिवार है, उनकी भी जिंदगी है। महिला ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, अच्छा, तो अब तुम लोग खुद को इतना महत्वपूर्ण समझने लगे हो? इसके बाद उसने बाकी पेरेंट्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। उसने एक बड़ी मीटिंग बुलवाई, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि चॉय पहले से वहां मौजूद था और उसने पहले ही सारी सच्चाई सबको बता दी थी। इतना ही नहीं, उसने महिला के खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज कर दी थी, खासकर उस घटना के लिए जब उसने अपने बेटे को पूरी क्लास के सामने अपमानित करते हुए जबरदस्ती घर ले गई थी। महिला गुस्से में चिल्लाई, अगर मैं निर्दोष साबित हो गई तो? चॉय मुस्कुराया, फिर बोला, मैं माफी मांग लूंगा, कानून यही कहता है ना? धीरे धीरे महिला की रेपुटेशन बिखरने लगी। लोग उसे उसी महिला के रूप में पहचानने लगे जिसने सन की मानसिक स्थिति खराब कर दी थी। गुस्से से भरी हुई वह सन को ढूंढने निकल पड़ी। तभी उसने सन को अपने घर से स्कूल की तरफ भागते हुए देखा। वह उसके पीछे दौड़ी, लेकिन अचानक चॉय उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इस बार उसने पहली बार अपना पूरा परिचय दिया। फिर उसने साफ कहा, तुम्हें सन के साथ किए गए कामों की कीमत चुकानी पड़ेगी। महिला तुरंत पलटकर बोली, और सन मेरे बेटे के साथ किए गए कामों की कीमत चुकाएगी। तब चॉय ने उसे पूरी सच्चाई दिखाई। असल में उसका बेटा सन से नफरत नहीं करता था, वह उसका सम्मान करता था, उसे पसंद करता था। यहाँ तक कि सन को स्कूल बुलाने वाला भी वही था। इसी वजह से सन अपने घर से भागती हुई स्कूल आई थी। जब दोनों मिले तो लड़का रो पड़ा। उसने सन से दिल से माफी मांगी। वह बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी माँ ने आपको बहुत परेशानी दी। यह सुनकर महिला पूरी तरह चुप हो गई। तब चॉय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ अपने बारे में सोचे, कभी अपनी गलती न माने और कभी किसी से माफी न मांगे, तो उसे ऐसे ही पालती रहो। इसे पॉजिटिव पेरेंटिंग कहना चाहो तो कह सकती हो। यह बात सीधे उसके दिल पर लगी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि गलती उसके बेटे में नहीं, बल्कि खुद उसमें थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद वही महिला कोर्ट में खड़ी थी। प्रोसिक्यूटर उसके खिलाफ दर्ज अपराधों की सूची पढ़ रहा था। थ्रेट्स, स्टॉकिंग, हरासमेंट, डिफॉर्मेशन, एक एक करके सारे आरोप उसके सामने रखे जा रहे थे। तब उसे पहली बार समझ आया कि उसने सन की जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया था। और सबसे दुखद बात यह थी कि सिर्फ इसलिए क्योंकि सन एक टीचर थी और वह पेरेंट थी, कानून ने लंबे समय तक उसका पक्ष लिया था। इस घटना के बाद मिनिस्टर ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस बार उसने घोषणा की कि टीचर्स को पेरेंट्स की अब्यूज और हरासमेंट से बचाने के लिए नए कानूनों पर चर्चा शुरू की जाएगी। उसने सार्वजनिक रूप से उन सभी टीचर्स से माफी मांगी जिन्होंने ऐसी परिस्थितियां झेली थी। बहुत से लोग भावुक हो गए, खासकर तब जब उन्हें उसकी बेटी की कहानी याद आई। उधर चॉय अपने घर में अकेला बैठा था। उसके हाथ में उसकी फियांसे की डायरी थी। वह धीरे धीरे उसके पन्ने पलट रहा था। अचानक उसे एक पुरानी एंट्री दिखाई दी। ये एंट्री उस समय की थी जब वह एक नए स्कूल में ट्रांसफर हुई थी। उसने लिखा था कि उसका पूरा ध्यान एक खास स्टूडेंट पर केंद्रित हो गया है। उस स्टूडेंट का नाम चो था।
और दुर्भाग्य से वही लड़का आगे चलकर उसका हत्यारा बना। आज भी चॉय उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया था। हम उसे एक बार फिर उसकी केस फाइल देखते हुए पाते हैं। डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि वह स्कूल में चो से मिलने गई थी। वहीं चो ने सीजर्स से उस पर हमला कर दिया था और उसी हमले की वजह से उसकी मौत हुई। चॉय बार बार उन्हीं दर्दनाक यादों में खो जाता है, लेकिन तभी मिनिस्टर उसके पास पहुंचता है। वह उसके साथ खाना खाने बैठता है। जब उसकी नजर केस फाइल पर पड़ती है तो वह गंभीर हो जाता है। फिर धीरे से कहता है, अगर यह काम कभी पर्सनल हो गया तो यह जस्टिस नहीं रहेगा, यह रिवेंज बन जाएगा। कुछ देर चुप रहने के बाद चॉय सिर हिलाता है। वह वादा करता है कि वह अपने गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने देगा। और फिर अगले दिन वह हमेशा की तरह अपनी टीम के साथ एक नए केस के लिए तैयार हो जाता है। टीम किसी नए केस के सिलसिले में जा रही थी। तभी उनकी नजर सड़क पर एक अजीब घटना पर पड़ी। कुछ टीनेजर्स एक कार चुराकर भाग रहे थे। पहले तो यह एक सामान्य कार थेफ्ट लग रही थी, लेकिन अगले ही पल टीम ने देखा कि कार के अंदर एक लड़की बैठी हुई थी। उसके हाथ बंधे हुए थे। यह अब सिर्फ चोरी का मामला नहीं रह गया था। चॉय ने तुरंत पीछा शुरू कर दिया। जैसे ही टीनेजर्स को एहसास हुआ कि उनका पीछा किया जा रहा है, वे घबरा गए। उन्होंने कार की स्पीड और बढ़ा दी। कुछ ही सेकंड में एक खतरनाक हाई स्पीड चेस शुरू हो गई। भागते हुए लड़के सड़क पर तबाही मचाते जा रहे थे। कई व्हीकल्स बाल बाल दुर्घटना से बची, लेकिन आखिरकार हान ने उनकी कार रोकने का तरीका ढूंढ लिया। उसने तेजी से आगे बढ़कर व्हीकल के नीचे एक व्हील फेंक दिया। कार का संतुलन बिगड़ गया और वह रुक गई। जब चॉय उनके पास पहुंचा तो उसे उम्मीद थी कि वे डर जाएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। सभी टीनेजर्स मुस्कुरा रहे थे। उनमें से एक बोला, हम जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं। दूसरा हंसते हुए बोला, और हमारी उम्र सिर्फ 14 साल है। वे ऐसे बात कर रहे थे जैसे कानून उन्हें छू भी नहीं सकता। कुछ देर बाद पुलिस पहुंच गई। उनका टीचर भी वहां आ गया। तभी टीम को एक चौंकाने वाली बात पता चली। इन लड़कों के खिलाफ पहले भी कई रिपोर्ट्स दर्ज हो चुकी थीं, लेकिन वे कानून की हर कमजोरी जानते थे और हर बार उसका फायदा उठाकर बच निकलते थे। जब मिनिस्टर वहां पहुंचा तो उसे भी पूरी कहानी पता चली, लेकिन इससे पहले कि वह टीम का मजाक उड़ाता कि कुछ बच्चों ने उन्हें बेवकूफ बना दिया, उसी समय सभी की नजर बाहर गई। वही टीनेजर्स मिनिस्टर की कार को नुकसान पहुंचा रहे थे और फिर हंसते हुए भाग गए। मिनिस्टर कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है जेंटलमैन, अब इनके स्कूल चलते हैं। अगले ही दिन इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। स्कूल पहुंचते ही चॉय ने लड़कों को बुलाया। उसने आदेश दिया कि वे पिछली घटना के लिए अपॉलजी लेटर्स लिखें। दूसरी तरफ हान स्टूडेंट से पूछताछ करने लगी। वह जानना चाहती थी कि ये लड़के वास्तव में कौन हैं, लेकिन पूरा स्कूल डरा हुआ था। कोई भी उनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। तब हान और बॉन ने अपना ध्यान उस लड़की पर लगाया जिसे कार में किडनैप किया गया था। उन्हें लगा कि शायद वही कुछ बता सके। जब उन्होंने स्कूल रिकॉर्ड्स देखे तो एक अजीब बात सामने आई। रिकॉर्ड्स के अनुसार लड़की स्कूल आई थी। उसे प्रेजेंट भी मार्क किया गया था, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब साफ था, किसी ने उसे स्कूल के अंदर कहीं छिपा रखा था। बॉन ने स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगालने शुरू किए। काफी देर बाद उसे कुछ फोटोज मिली। उन फोटोज में टीनेजर्स एक लॉक्ड स्टोरेज लॉकर के पास खड़े थे। टीम तुरंत वहां पहुंची और उनकी आशंका सच निकली। लड़की उसी लॉकर के अंदर बंद थी। उसे तुरंत क्लिनिक ले जाया गया। वहीं उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि उसकी जिंदगी पहले बिल्कुल सामान्य थी, फिर उसने थोड़ा वेट लूज करने का फैसला किया। उसी दौरान एक लड़के ने उसे कुछ पिल्स दी। उसका दावा था कि फेमस आइडल्स भी यही इस्तेमाल करते हैं। लड़की ने उन्हें आजमाया, उसे असर पसंद आया और वह बार बार पिल्स खरीदने लगी। धीरे धीरे लड़के ने उनकी कीमत बढ़ानी शुरू कर दी। आखिरकार लड़की के पास पैसे खत्म हो गए, लेकिन तब तक वह उन ड्रग्स की आदी हो चुकी थी। लड़के ने उसे एक प्रस्ताव दिया, अगर वह उसके लिए काम करे तो उसे पिल्स मिलती रहेंगी। यहीं से उसकी जिंदगी बर्बाद होने लगी। धीरे धीरे उसने उसे दूसरों को भी ड्रग्स बेचने पर मजबूर कर दिया। जब भी वह छोड़ने की कोशिश करती, वह और उसके दोस्त उसे पीटते थे। आखिर में उन्होंने उसे उसी स्टोरेज लॉकर में बंद कर दिया। बेबस होकर लड़की ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने लड़कों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन अगले ही दिन वे बाहर आ गए और बाहर आते ही फिर से उसे परेशान करने लगे। वे हंसते हुए कहते, हम 14 साल के हैं, कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असल में उन्हें सिर्फ वार्निंग मिली थी। यही वजह थी कि उनका घमंड 7वें आसमान पर था। जब चॉय ने उनसे माफी मांगने को कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तब हान ने चॉय को बताया कि ये साधारण बुलीज नहीं है, ये ड्रग डीलर्स हैं। लेकिन लड़के सिर्फ हंसते रहे। एक बोला, कानून हमें माफ कर देगा। दूसरा बोला, और अगर नहीं भी किया तो बड़े होने तक इंतजार कर लो। यह सुनकर चॉय मुस्कुराया।
ऐसी मुस्कान जो आमतौर पर किसी मुसीबत का संकेत होती थी। स्कूल खत्म होने के बाद उसने उन सभी को पकड़ लिया, फिर सीधे व्हीकल में डालकर प्रिजन ले गया। लड़कों को यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन मिनिस्टर पहले ही प्रिजन डायरेक्टर से बात कर चुका था। विशेष अनुमति मिल चुकी थी। अब वे कुछ समय प्रिजन एनवायरनमेंट में बिताने वाले थे। अंदर पहुंचते ही उनका घमंड टूटने लगा। वे तुरंत बाहर जाने की भीख मांगने लगे, लेकिन हन शांत खड़ी रही। फिर बोली, अगर मुझे हरा दिया तो तुम्हें जाने दूंगी। लड़कों को लगा कि संख्या के बल पर वे जीत जाएंगे, लेकिन कुछ सेकंड बाद वे सभी जमीन पर पड़े हुए थे। उसके बाद बॉन उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी संभालने लगा और हान उन्हें प्रेरित करने का काम करती रही। फिर भी उनका रवैया ज्यादा नहीं बदला। एक दिन कैफेटेरिया में चॉय उनके पास पहुंचा, फिर मुस्कुराकर बोला, अब माइनर होने वाला बहाना कहाँ गया? इसके बाद उसने उन्हें लाइन के सबसे पीछे भेज दिया। पहले प्रिजनर्स खाना खाते थे और सबसे अच्छा खाना भी वही ले जाते थे। टीनेजर्स सिर्फ देखते रह जाते। धीरे धीरे प्रिजनर्स उन्हें एंटरटेनमेंट की तरह देखने लगे। बाद में उन्हें डिश वॉशिंग ड्यूटी भी दे दी गई। अब उनकी हालत और खराब हो गई। एक दिन बर्तन धोते समय एक प्रिजनर प्लेट्स लेकर आया। अचानक एक लड़के ने उसे पंच मार दिया। जब चॉय उसे सजा देने पहुंचा तो सबको हैरानी हुई, क्योंकि प्रिजनर ने खुद लड़के का बचाव किया। बाद में चॉय ने उन टीनेजर्स को उस आदमी की कहानी बताई। वह भी कभी स्टूडेंट था। वह सालों तक बुलिंग का शिकार रहा। एक दिन उसका धैर्य टूट गया और उसने उन सभी बुलीज की हत्या कर दी। यह सुनते ही टीनेजर सन्न रह गए। उन्हें याद आया कि उन्होंने यह स्टोरी न्यूज में देखी थी। वह वही कुख्यात बुली किलर था। उस दिन के बाद से वे उससे डरने लगे। एक दिन उनमें से एक ने बुली किलर को चुपके से स्पून छिपाते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, उसे यकीन हो गया कि वह स्पून से उसकी हत्या करने वाला है। कुछ देर बाद प्रिजन स्टाफ को पता चला कि एक स्पून गायब है। पूछताछ हुई। बुली किलर ने खुलकर स्वीकार किया कि स्पून उसके पास, लेकिन जब उसकी तलाशी ली गई तो स्पून कहीं नहीं मिला। अचानक स्पून दूसरी जगह दिखाई दिया। यह देखकर टीनेजर घबरा गया। वह चीखते हुए भागने लगा। बाकी लोगों को उसे पकड़कर शांत करना पड़ा। वह रोने लगा। शायद पहली बार उसे डर का असली मतलब समझ आ रहा था। उधर प्रिजन के बाहर जुवेनाइल ऑफेंडर्स के पेरेंट्स विरोध प्रदर्शन शुरू कर चुके थे। वे ऑफिस ऑफ एजुकेशनल प्रोटेक्शन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मिनिस्टर खुद उनसे मिलने पहुंचा। उसने कहा, मुझे पता है कि आपको यह सब कठोर लग रहा होगा। फिर वह हल्का सा मुस्कुराया। आखिर आपके बच्चे तो एंजल्स हैं, है ना? इसके बाद उसने पेरेंट्स को अगले दिन स्कूल आने का निमंत्रण दिया। अगले दिन पेरेंट्स पहुंचे। वे अपने बच्चों को देखकर खुश हो गए, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। मिनिस्टर ने उनके सामने वे पिल्स रख दी जिन्हें उनके बच्चे बेच रहे थे। पेरेंट्स तुरंत बोले, ये तो सिर्फ डाइट सप्लीमेंट्स हैं। तभी चॉय ने बिना चेतावनी दिए एक पेरेंट को पिल निगलने के लिए मजबूर कर दिया। पेरेंट ने तुरंत उसे थूक दिया। अब वे पिल्स इतनी मासूम नहीं लग रही थी। इसके बाद मिनिस्टर ने दूसरा पैकेट निकाला। उसमें असली ड्रग्स थी। पैकेजिंग लगभग एक जैसी थी। फिर उसने बताया कि उनके बच्चे इलीगल सब्सटेंसेस बेच रहे थे और उन्हें पूरी तरह पता था कि इससे दूसरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मिनिस्टर ने पेरेंट्स की आंखों में देखते हुए पूछा, अगर आपके बच्चे प्रोटेक्शन के हकदार हैं क्योंकि वे माइनर्स हैं, तो जिन बच्चों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया वे क्या हैं? वे भी माइनर्स हैं, उनके भी पेरेंट्स हैं। यह सुनकर पेरेंट्स रोने लगे। उन्होंने माफी मांगनी शुरू कर दी, लेकिन टीम ने रोक दिया। फिर कहा, हमसे नहीं, उस लड़की से माफी मांगो जिसकी जिंदगी तुम लोगों के बच्चों ने बर्बाद की है। लड़की वहां आई, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। वह बोली, मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यह सुनकर लड़कों का लीडर आगब बूला हो गया। वह लड़की की तरफ दौड़ा और उसे मारने की कोशिश की। वह चिल्लाया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं माइनर हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगले ही पल हान ने उसे जमीन पर गिरा दिया। मिनिस्टर ने सब कुछ देख लिया था। उसने तुरंत आदेश दिया, इन्हें वापस प्रिजन ले जाओ। इनमें अभी कोई बदलाव नहीं आया है। जब टीनेजर्स वापस लौटे तो सबसे पहले उनकी नजर बुली किलर पर पड़ी। इस बार वे सचमुच डर गए, खासकर उनका लीडर। उसे पहली बार याद आया कि उसकी विक्टिम ने कभी उससे कहा था कि उसने उसकी स्कूल लाइफ को नरक बना दिया है। अब जाकर उसे समझ आया कि वह कैसा महसूस करती होगी। दिलचस्प बात यह थी कि बुली किलर बदल चुका था। वह लड़कों को नुकसान नहीं पहुंचाता था, सिर्फ डराता था। एक दिन चॉय ने उसे धन्यवाद कहा। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से शायद भविष्य में कम लोग मेरे जैसे बनेंगे। लेकिन उसी दौरान एक नई मुसीबत पैदा हो रही थी। प्रिजन में मौजूद एक टीनेजर के पास एक इनमेट आया। उसने सामान्य लहजे में पूछा, तुम उस ड्रग ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को जानते हो ना? लड़के ने सिर हिलाया। उसने कहा कि वह जानता है, लेकिन किसी को बताया नहीं। इनमेट मुस्कुराया, फिर बोला,
अच्छा है, हमारे बॉस को पसंद नहीं कि लोग बहुत ज्यादा जाने। अगले ही पल उसने नाइफ निकाल ली और टीनेजर पर हमला कर दिया। चॉय दौड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले एक और प्रिजनर बीच में कूद पड़ता है। नाइफ सीधे उसके हाथ में लगती है, खून बहने लगता है। जब चॉय उस आदमी का चेहरा देखता है तो उसकी सांस रुक जाती है, क्योंकि वह कोई और नहीं था, वह चो था। वही चो जिसने 2 साल पहले उसकी फियांसे की हत्या की थी। उसे दोबारा सामने देखकर चॉय अंदर तक हिल जाता है। फिर भी वह वहीं रुका रहा जब तक चो का इलाज पूरा नहीं हो गया। कुछ देर बाद चो खुद उसके पास आया। उसने धीरे धीरे घुटनों पर बैठकर सिर झुका लिया, फिर कांपती हुई आवाज में बोला, कयुन ही पहली इंसान थी जिसने मेरे साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया था। वह अकेली थी जिसने मुझ पर दया दिखाई। मैं उससे सच में प्यार करता था। लेकिन चॉय यह सब सुन नहीं पाया। उसके लिए यह शब्द किसी जहर से कम नहीं थे। वह बिना कुछ बोले मुड़ा और वहां से चला गया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि शायद चो सचमुच पछता रहा है, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। वह शुरू से अभिनय कर रहा था। उसकी हर बात एक नाटक थी। उधर मिनिस्टर ने चॉय से बात की। उसने कहा, चो को दोबारा देखकर परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन एक बात याद रखो, तुम अब सिर्फ गायोन के मंगेतर नहीं हो, तुम प्रोटेक्शन ऑफिस के इंस्पेक्टर हो। यह बात चॉय को खुद पर नियंत्रण रखने की याद दिलाती है। कुछ दिनों बाद टीम हेडक्वार्टर्स लौटती है। वहाँ उन्हें एक बेहद थका हुआ आदमी मिलता है। उसके हाथों में डॉक्यूमेंट्स का ढेर था। वह लगभग रोते हुए उनसे मदद मांगता है। वह कहता है, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। इसके बाद वह अपनी कहानी सुनाता है। कुछ समय पहले उसे अचानक फोन आने शुरू हुए। लोग दावा कर रहे थे कि उसका बेटा उनसे पैसे उधार लेकर बैठा है। शुरुआत में उसे लगा कि रकम छोटी होगी, लेकिन जब असली आंकड़ा सामने आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कर्ज 55 मिलियन वन तक पहुंच चुका था। वह और उसकी पत्नी बुरी तरह डर गए। उन्होंने अपना लगभग सब कुछ बेच दिया, सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए। वे अपने बेटे से लगातार विनती करते रहे कि वह गैम्बलिंग छोड़ दे। उन्हें लगता था कि यह सिर्फ किसी गेम की वजह से हुआ है। उन्होंने उसका स्मार्टफोन तक छीन लिया और उसकी जगह एक साधारण बटन फोन दे दिया। लेकिन किसी ने उसे फिर से स्मार्टफोन दे दिया और लड़का तुरंत गैम्बलिंग में वापस चला गया। हालात और खराब तब हुए जब डेट कलेक्टर्स उसके पिता के वर्क प्लेस पर पहुंच गए। उन्होंने सभी कोवर्कर्स के सामने उसकी पिटाई कर दी। अपमान से टूटकर उसने मैनेजर से अपना रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन मांग लिया, लेकिन इसके बावजूद कर्ज बढ़ता ही गया। और फिर एक दिन उसका बेटा गायब हो गया। वह सिर्फ एक मैसेज छोड़कर गया था। उसमें लिखा था, मैं अब आप लोगों का सामना नहीं कर सकता। पिता ने महीनों तक एविडेंस इकट्ठा किए, पुलिस के पास गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अब प्रोटेक्शन ऑफिस उसकी आखिरी उम्मीद था। उसकी कहानी सुनकर पूरी टीम भावुक हो गई। उन्होंने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इस बार अंडरकवर मिशन पर बॉन को भेजा गया। वह नए स्टूडेंट के रूप में स्कूल में दाखिल हुआ। उसके ग्लासेस में छिपा कैमरा हर चीज रिकॉर्ड कर रहा था। जल्द ही उसे पता चल गया कि कई स्टूडेंट्स एक ही ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। एक दिन उनमें से एक स्टूडेंट अचानक 1 मिलियन वन जीत गया। खुशी में उसने अपने दोस्तों को ट्रीट देने का फैसला किया। बॉन भी उनके साथ शामिल हो गया। वह स्टूडेंट उसके सामने गेम खेलता रहा और लगातार जीतता रहा। जब बॉन ने पूछा कि क्या यह गैम्बलिंग है, तो सभी हंस पड़े। क्या बात कर रहे हो, यह तो सिर्फ गेम है। बाद में बॉन ने टीम को रिपोर्ट दी। उसने बताया कि यही उनका जाल है। पहले नए प्लेयर्स को लगातार जिताया जाता है ताकि वे लालच में फंस जाएं। यह साबित करने के लिए बॉन ने खुद गेम डाउनलोड कर लिया। अकाउंट बनाते ही उसे 25,000 वॉन का बोनस मिला। जब चॉय ने यह सुना तो वह मुस्कुराया, फिर बोला, तुम्हारे जैसे मैथमेटिक्स वाले लोग सबसे जल्दी फंसते हैं। अब खेलो और हमें दिखाओ। बॉन ने गेम खेलना शुरू किया। शुरुआत में वह जीतता रहा, फिर उसने बड़ी रकम लगानी शुरू कर दी और कुछ ही देर बाद हारने लगा। पूरी रात वह गेम खेलता रहा। अगली सुबह तक हालत यह हो चुकी थी कि वह खुद एडिक्शन के करीब पहुंच गया था। स्टूडेंट्स तुरंत समझ गए कि वह फंस चुका है। उन्होंने उससे कहा, अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो हम लोन दे सकते हैं, बस कोलैटरल के लिए अपनी माँ का फोन नंबर दे दो। बॉन मान गया। उन्होंने उसे 1 मिलियन वन का लोन दिया, लेकिन हाथ में सिर्फ 800,000 वन पकड़ा दिए। फिर बताया कि लोन पर डेली 10% इंटरेस्ट लगेगा। कैलकुलेशन सुनते ही बॉन का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि यह सीधा बर्बादी का रास्ता है, लेकिन स्टूडेंट्स ने कंधे उचका दिए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ समय बाद वे हान को कॉल करते हैं, क्योंकि बॉन ने वही नंबर दिया था। हान जानबूझकर उन्हें इग्नोर कर देती है। स्टूडेंट्स तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं, लगता है बॉन की फैमिली को उसकी परवाह ही नहीं है और इसी वजह से वे उसे अपने ग्रुप से निकालने का फैसला कर लेते हैं।
उधर चॉय हान को आदेश देता है कि वह बॉन पर नजर बनाए रखे। हान पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे भूख लग जाती है। वह कुछ खाने के लिए कुछ मिनटों के लिए वहां से चली जाती है और बस उसी दौरान बॉन गायब हो जाता है। एक काली व्हीकल आती है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। जब बॉन होश में आता है तो उसके साथ कई दूसरे टीनेजर्स भी मौजूद होते हैं। सभी के फोन्स छीन लिए जाते हैं, लेकिन बॉन बड़ी चालाकी से अपना फोन खिड़की से बाहर गिरा देता है। किसी को पता भी नहीं चलता। जल्द ही उसे सच्चाई पता चलती है। यह गैंग टीनेजर से क्राइम्स करवाती है, चोरी, फ्रॉड और दूसरे इलीगल काम। अब वे बॉन को भी इसमें शामिल करना चाहते थे, लेकिन बॉन ने साफ मना कर दिया। वह दूसरे बच्चों को भी क्राइम करने से रोकने लगा। इसी वजह से उसे गैंग हेडक्वार्टर्स ले जाया सजा देने के लिए। उधर टीम उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी। हन खुद को दोष दे रही थी, लेकिन चॉय ने उसे शांत किया। हम उसे ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स में बॉन को मैसेजिंग टीम में डाल दिया गया। उनका काम रैंडम नंबर्स पर मैसेजेस भेजना था, ताकि नए लोग गैम्बलिंग ऐप डाउनलोड करें। बॉन कंप्यूटर का इस्तेमाल करके टीम से कांटेक्ट करना चाहता था, लेकिन एक लड़के ने उसे चेतावनी दी, सब मॉनिटर किया जा रहा है। इसके बावजूद गैंग को शक हो गया और उन्होंने बॉन की पिटाई कर दी। कुछ समय बाद एक और मुसीबत आ गई। सोते समय बॉन से गलती हो गई और उसका बिस्तर गीला हो गया। गैंग मेंबर्स उसे फिर से मारने वाले थे, लेकिन इस बार बॉन ने खुद को बचा लिया। उसने दावा किया कि वह उनके ब्रोकन सर्वर को ठीक कर सकता है। गैंग तुरंत रुक गई। अब वे उसे मारने के बजाय इस्तेमाल करना चाहते थे। कुछ ही देर बाद उसे सीधे गैंग लीडर के सामने ले जाया गया। लीडर ने नाइफ उसकी आंख के सामने रखते हुए कहा, अगर फेल हुए तो एक आंख निकाल लूंगा। बॉन के पास कोई विकल्प नहीं था। वह सर्वर पर काम करने बैठ गया और आखिरकार उसने समस्या हल कर दी। अब गैंग उसे पहले से कहीं बेहतर ट्रीट करने लगी। उधर टीम के पास कोई लीड नहीं थी। व्हीकल चोरी की थी और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। आखिरकार वे हान नाम के उस लड़के को पकड़कर लाए जो बच्चों को गैम्बलिंग में फंसाता था। उन्होंने उससे गेम लोगों के बारे में पूछा। लोगों देखते ही लड़का पहचान गया और तभी टीम को एक बड़ी बात समझ आई। बॉन ने उसी लोगों के जरिए एक सीक्रेट मैसेज भेजा था। उसने अपनी लोकेशन छिपाकर बता दी थी। टीम तुरंत वहां पहुंची, लेकिन बिल्डिंग खाली थी। तभी चॉय को एक बात समझ आई। शायद बॉन ने वह लोकेशन उस बिल्डिंग से देखी होगी जहां उसे रखा गया था। उन्होंने सामने वाली बिल्डिंग की जांच की और इस बार गैस सही निकला। यही गैंग का हाइडआउट था। हन गुस्से में अंदर घुस गई। वह चिल्लाई, बॉन कहाँ है? फिर वह उसे डिस्क्राइब करने लगी। वह थोड़ा बेवकूफ लगता है, थोड़ा लापरवाह भी है, लेकिन उसकी आंखें छोटी हैं और वह काफी हैंडसम भी है। चारों तरफ लड़ाई चल रही थी, लेकिन चॉय ने सिर्फ एक बात सुनी। वह बोला, यह हैंडसम लड़का कौन है? हन ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और सीधे लोगों से पूछताछ करने लगी। आखिरकार सारे किडनैपर टीनेजर्स मिल गए। उनमें बॉन भी था। हन तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। वह सिर्फ यह देखना चाहती थी कि वह सुरक्षित है या नहीं। तब चॉय ने कहा, तुम लोग रियूनियन मनाओ, मैं बॉस को पकड़ने जा रहा हूँ। बॉन पहले ही बॉस की लोकेशन बता चुका था। जब चॉय वहां पहुंचा तो बॉस गायब था। सिर्फ उसके गैंग मेंबर्स बचे थे। कुछ मिनटों की पूछताछ के बाद उन्हें बॉस का ठिकाना पता चल गया। चॉय तुरंत उसके पीछे निकल पड़ा और आखिरकार उसे पकड़ लिया। उसने बॉस का हाथ तोड़ दिया। आदमी दर्द से चीखने लगा, फिर घुटनों पर गिरकर दया मांगने लगा, लेकिन चॉय मुस्कुराया। फिर बोला, चलो रॉक पेपर सीजर्स खेलते हैं। बॉस समझ नहीं पाया कि वह क्या कर रहा है, लेकिन टूटी हुई उंगलियों की वजह से वह ठीक से हाथ भी नहीं बना पा रहा था और चॉय हर राउंड जीतता गया। कुछ देर बाद चॉय झुककर बोला, तुमने इन बच्चों के साथ यही किया था। उनकी फैमिलीज छीन ली, उनकी एजुकेशन छीन ली, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और फिर उसने उसे एक और पंच मार दिया। उधर हान और बॉन उस लड़के जे को भी बचा लेते हैं। वही लड़का जिसने बॉन को वार्निंग दी थी कि सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा है। बाद में पता चलता है कि जे वही लड़का है जिसके पिता सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफिस से मदद मांगने आए थे। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो जे का पिता टीम का धन्यवाद करता है, लेकिन वह मिनिस्टर से एक बात स्वीकार करता है। वह अब भी डरता है कि उसका बेटा फिर से गलत रास्ते पर न चला जाए। मिनिस्टर मुस्कुराता है, फिर कहता है, अब आप अकेले नहीं हैं, हम भी उसके लिए जिम्मेदारी लेंगे। उधर जे के पिता अपने बेटे के साथ नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चॉय ने जे से एक और कड़वी सच्चाई साझा की। उसने बताया कि उसका सबसे अच्छा दोस्त ही गैंग के साथ मिला हुआ था। उसी दोस्त ने जानबूझकर उसे गैम्बलिंग गेम में फंसाया था। जब उसके पेरेंट्स ने पहला फोन छीन लिया था, तब उसी दोस्त ने उसे दूसरा स्मार्टफोन दिया था। यह सुनकर जे पूरी तरह टूट गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका सबसे करीबी दोस्त उसके साथ ऐसा कर सकता है। दूसरी तरफ वह लड़का खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। वह रोते हुए बोला, मुझे भी गैंग ने धमकाया था, मैं भी विक्टिम हूँ। लेकिन चॉय ने शांत स्वर में जवाब दिया, हो सकता है तुम्हें भी इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम जिम्मेदार नहीं हो। यह सुनते ही बाकी बच्चे भी रोने लगे।
वे चिल्लाकर कहने लगे, हम तो सिर्फ बच्चे हैं, हमें इस्तेमाल करने वाले एडल्ट्स को सजा मिलनी चाहिए, हम भी विक्टिम्स हैं। चॉय कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा, फिर बोला, असली विक्टिम्स तुम्हारे पेरेंट्स हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए खपा दी, अपनी खुशियां छोड़ी, अपना सम्मान गंवाया और तुम लोगों को बार बार मौका मिला रुकने का, लेकिन तुम नहीं रुके क्योंकि तुम्हें आसान पैसा पसंद था। इस बार उसके शब्द सीधे बच्चों के दिल तक पहुंचे। आखिरकार उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करनी शुरू कर दी। सजा के तौर पर चॉय ने उन्हें पार्ट टाइम जॉब्स करने पर मजबूर किया। अब उनके पेरेंट्स उनके कर्ज नहीं चुकाएंगे, वे खुद कमाएंगे और खुद चुकाएंगे। साथ ही उनके फोन्स भी जब्त कर लिए गए। हन तो बॉन का फोन भी छीन लेना चाहती थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि बॉन अब भी अजीब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में उलझा रहता है। उसने तो चॉय को कॉल करके उसकी शिकायत तक कर दी। उधर मिनिस्टर की मुलाकात एक राइवल पॉलिटिशियन से हुई। पॉलिटिशियन मुस्कुराकर बोला, सुना है तुम अपनी बेटी की मौत का इस्तेमाल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए सिंपैथी हासिल करने में कर रहे हो। मिनिस्टर भी मुस्कुराया, फिर बोला, दिलचस्प है, तुम्हें दूसरों की हर खबर मिल जाती है, लेकिन यह नहीं पता कि आज तुम्हारी अपनी पार्टी तुम्हारे बिना मीटिंग कर रही है। यह सुनकर पॉलिटिशियन का चेहरा उतर गया। कुछ दिनों बाद उसे मौका मिल गया। एक पुलिस ऑफिसर ने उसे फ्लैश ड्राइव दी। उसमें प्रोटेक्शन ऑफिस के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकने वाली जानकारी थी। इसके तुरंत बाद वह प्रिजन में चो से मिलने पहुंचा। साफ था कि वह इस लड़ाई को खत्म नहीं होने देना चाहता था। उधर टीम एक बड़े अभियान में व्यस्त थी। वे अलग अलग स्कूल्स में हेल्थ स्क्रीनिंग के नाम पर जांच कर रहे थे। आधिकारिक तौर पर यह डिजीज डिटेक्शन प्रोग्राम था, लेकिन असली मकसद कुछ और था। वे स्टूडेंट्स के बीच इलीगल ड्रग्स की तलाश कर रहे थे। उनकी अगली मंजिल थी यूनियन स्कूल। यह स्कूल अपने शानदार एकेडमिक रिजल्ट्स के लिए प्रसिद्ध था। हर साल यहाँ से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेते थे। स्कूल पहुँचते ही टीम को कुछ अजीब महसूस हुआ। एक क्लासरूम में सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स मौजूद थे। बॉन ने समझाया, ये स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स हैं। इन सभी का सपना डॉक्टर बनना। इसी दौरान उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। जब उन्होंने जांच की तो पाया कि वह खून बहा रहा था। उसे तुरंत इन्फर्मरी ले जाया गया, लेकिन चॉय को सबसे ज्यादा झटका बाकी स्टूडेंट्स को देखकर लगा। किसी ने भी चिंता नहीं दिखाई। उनकी नजरें एग्जाम पेपर से नहीं हट रही थी। कुछ देर बाद लड़के की माँ भी पहुंच गई, लेकिन उसने भी सबसे पहले यही कहा, एग्जाम पूरा करो। जब लड़के ने कहा कि वह बहुत बीमार है तो उसने जवाब दिया, बाकी सब भी थके हुए हैं। इसके बाद उसने उसे कुछ पिल्स दी। लड़के ने उन्हें खाया, दर्द सहा और एग्जाम पूरा किया। बाद में सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया। जैसे ही मदर्स को यह बात पता चली, वे स्कूल पहुंच गईं। उन्होंने स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश की क्योंकि उनके बच्चों की प्राइवेट क्लासेस मिस हो रही थी। उन्होंने चॉय को धमकाने की कोशिश की, लेकिन चॉय ने शांत स्वर में कहा, प्रोटेक्शन ऑफिस को यह अधिकार प्राप्त है। अगर पढ़ाई का इतना ही नुकसान हो रहा है तो कल सुबह एग्जाम ले लीजिए। मदर्स ने दावा किया कि उनके बच्चे कभी ड्रग्स नहीं लेते। चॉय ने जवाब दिया, हम आपके बच्चों की रक्षा करने आए हैं। हम नहीं चाहते कि उनमें से कोई अचानक मर जाए। यह सुनते ही सभी महिलाएं असहज हो गईं। उधर प्रिजन में पॉलिटिशियन चो से उसके जख्मों के बारे में पूछताछ कर रहा था। कुछ ही समय में मीडिया ने पूरी कहानी उठा ली। न्यूज चैनल्स पर आरोप लगने लगे कि प्रोटेक्शन ऑफिस ने माइनर्स को प्रिजन में डालकर यह स्थिति पैदा की है। हन और बॉन्ड डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए, लेकिन चॉय को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन पेरेंट्स अपने बच्चों को स्क्रीनिंग के लिए लेकर आए। कुछ समय बाद एग्जाम रिजल्ट्स भी आ गए। मिन की माँ रिजल्ट देखकर स्तब्ध रह गई। मार्क्स उम्मीद से बहुत कम थे। जब मिन ने बताया कि वह बीमार था और एग्जाम के दौरान बेहोश भी हो गया था, तो उसकी माँ ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। उसने सिर्फ अपने त्याग गिनाने शुरू कर दिए। तभी मिन के परिवार की पूरी कहानी सामने आती है। वे मूल रूप से सोल के बाहर रहते थे। सालों से उसकी माँ का एक ही सपना था, उसका बेटा डॉक्टर बने। मिन स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान था, लेकिन सोल आने के बाद उसकी माँ को कंपटीशन की असली भयावहता समझ आई। उसने अपना बड़ा घर बेच दिया, पूरे परिवार को एक छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, यहाँ तक कि मिन के बेडरूम का डोर भी हटा दिया ताकि वह हर समय उस पर नजर रख सके। उसके पति ने इसे पागलपन कहा, लेकिन उसने जवाब दिया, तुम्हारा भाई डॉक्टर है, सब उसका सम्मान करते हैं, मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा। इसके बाद मिन की जिंदगी सिर्फ पढ़ाई बनकर रह गई। वह लगातार मेहनत करता रहा, लेकिन उसकी माँ हमेशा और ज्यादा मांगती रही। वह टॉप स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का पीछा करने लगी, ये पता लगाने के लिए कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। आखिरकार उसने सबसे प्रभावशाली पेरेंट को पहचान लिया, उसकी खुशामद की, महंगे गिफ्ट्स दिए, एलीट टीचर्स तक पहुंचने के लिए खुद को अपमानित तक किया, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। आखिरकार उस अमीर महिला ने उसे एक सॉल्यूशन दिया, कुछ विशेष पिल्स। दावा किया गया कि वे कंसंट्रेशन बढ़ाती हैं। उनके इस्तेमाल के बाद मिन के मार्क्स तेजी से बढ़ने लगे। वह एलिट क्लास में पहुंच गया, लेकिन स्क्रीनिंग ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी।
चॉय ने पेरेंट्स को बताया कि वह सब्सटेंस इलीगल है और तुरंत बंद किया जाना चाहिए। तभी डॉक्टर एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट लेकर आया। पूरे स्कूल में सबसे खतरनाक स्थिति मिन की थी। उसकी माँ बेहतर कॉन्सेंट्रेशन ड्रग्स खोजते खोजते एक ड्रग डीलर तक पहुंच गई थी। उसे पता भी नहीं चला कि वह अपने बेटे को एडिक्शन की तरफ धकेल रही है। लेकिन सच यह था कि उसने संकेत बहुत पहले देख लिए थे। उसने देखा था कि मिन बदल रहा है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, लेकिन जब तक मार्क्स बढ़ रहे थे उसने सब कुछ नजरअंदाज किया। अब हालत यह थी कि मिन पूरी तरह ड्रग्स पर निर्भर हो चुका था। वह बार बार और पिल्स मांग रहा था। एक दिन उसकी माँ फिर से उसे ड्रग्स देने वाली थी। तभी चॉय वहाँ पहुँच गया। डर के मारे उसने दरवाजा नहीं खोला तो हान बालकनी से अंदर घुस गई। टीम ने मिन को रोका और तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया। इसके बाद चॉय ने उसकी माँ का सामना किया। उसने साफ कहा, तुम शुरुआत से सब जानती थी, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन महिला सिर्फ एक बात दोहराती रही, मुझे अपने बेटे से मिलना है, उसे मेडिकल स्कूल की तैयारी करनी है। तब चॉय ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर तुम्हें मेडिकल स्कूल इतना पसंद है तो खुद एडमिशन ले लो। इसके बाद वह मिन की सारी स्केड्यूल्स, टाइम टेबल्स और टेक्स्ट बुक्स उठा ला। फिर बोला, जब तुम खुद वो मार्क्स हासिल कर लोगी जो मेडिकल स्कूल के लिए चाहिए, तब मैं तुम्हें उससे मिलने दूंगा। महिला को लगा वह मजाक कर रहा है, लेकिन चॉय बिल्कुल गंभीर था। उसने उसे वही जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जो वह अपने बेटे पर थोपती आई थी। उसे वही छोटा सा खाना दिया गया, वही कठोर रूटीन, वही अंतहीन स्टडी शेड्यूल। और पहली बार उसे समझ आने लगा कि उसका बेटा आखिर किस तरह की जिंदगी जी रहा था। मिन की माँ के लिए चॉय द्वारा बनाई गई सजा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे मुश्किल से सोने दिया जाता था। जैसे ही उसकी आंख लगती, चॉय उसे जगा देता। एक दिन तो उसने उसका मैट्रेस तक हटा दिया। महिला गुस्से में चिल्लाई, यह सब क्यों कर रहे हो? चॉय ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुमने अपने बेटे के कमरे का दरवाजा हटा दिया था ताकि हर समय उस पर नजर रख सको। अगर कंफर्ट उसके लिए जरूरी नहीं था तो तुम्हारे लिए भी नहीं होना चाहिए। उधर हॉस्पिटल में मिन की हालत शुरुआत में बहुत खराब थी। ड्रग विड्रॉल के कारण वह लगातार तकलीफ झेल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे एक सच्चाई समझ आने लगी। असल में ड्रग्स की लत सिर्फ केमिकल्स की वजह से नहीं लगी थी, उसके पीछे कुछ और था। वर्षों तक अपनी माँ की उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते वह जीने की इच्छा खो चुका था। वह अंदर ही अंदर मर जाना चाहता था। ड्रग्स कुछ समय के लिए उन भावनाओं को दबा देती थी, इसीलिए वह उनका आदी बन गया था। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैंने इन्हें मरने से बचने के लिए लिया था तो अब मैं इन्हें छोड़कर जीने के लिए लड़ूंगा। यही सोच उसके रिकवरी की शुरुआत बनी। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। उधर उसकी माँ पर चॉय का स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम जारी था। आखिरकार एक दिन वह टूट गई। वह वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन चॉय ने उसे रोक लिया। महिला रोते हुए बोली, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी। चॉय ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे बेटे ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी। इसके बाद कई पुरानी यादें सामने आती हैं। कैसे वह सालों तक मिन को डॉक्टर बनने के लिए मजबूर करती रही, कैसे मिन हर बार अपनी इच्छाएं दबा देता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपनी माँ को खुश देखना चाहता था। उसे दर्द होता था, फिर भी वह पढ़ता रहता था। वह थक जाता था, फिर भी रुकता नहीं था। अब जाकर उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय बाद मिन की मुलाकात बॉन से हुई। मिन ने उससे पूछा, मैं कैसे पता लगाऊं कि मुझे जिंदगी में क्या करना है? बॉन मुस्कुराया, फिर बोला, दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों के बारे में सीखो और जो चीज सच में पसंद आए उसे चुनो। इसके बाद उसने मिन और बाकी बच्चों को चिल्ड्रंस बुक्स पढ़ने के लिए दी। शुरुआत में सभी को यह आइडिया अजीब लगा, लेकिन जल्द ही सब उनमें खो गए। मिन को वे किताबें बेहद पसंद आईं, यहाँ तक कि हान, जो पहले उनका मजाक उड़ा रही थी, पढ़ते पढ़ते रोने लगी। आखिरकार मिन की माँ को माफ कर दिया गया। जब लंबे समय बाद उसकी मुलाकात अपने बेटे से हुई तो उसने सबसे पहले उसकी सेहत के बारे में पूछा। फिर उसकी नजर नोटबुक पर गई। उसे उम्मीद थी कि उसमें मेडिकल स्कूल की तैयारी के नोट्स होंगे, लेकिन नोटबुक पूरी तरह खाली थी। महिला चौंक गई। तभी मिन ने शांत स्वर में कहा, मैं अब डॉक्टर नहीं बनना चाहता। फिर उसने एक और झटका दिया, मैं इस साल एग्जाम भी नहीं दूंगा, मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। उसकी माँ ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार मिन नहीं झुका। वह बोला, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा, अब आपकी बारी है अपनी जिंदगी जीने की। कुछ समय बाद मिनिस्टर ने नई घोषणा की। उसने कहा कि कॉन्सेंट्रेशन ड्रग्स या किसी भी इलीगल सब्सटेंस का उपयोग करने वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम्स देने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। उसी दौरान चॉय पुराने एविडेंस की जांच कर रहा था। अचानक उसकी नजर 2 साल पहले जब्त की गई कुछ पिल्स पर पड़ी। उन्हें देखते ही वह रुक गया। वे बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उसकी फियांसे गेयोन की डायरी में बनी ड्राइंग्स में दिखाई गई थीं। उनके पास एक छोटा सा नोट भी था। उस पर लिखा था, क्या मैं कभी चो को माफ कर पाऊंगी?
यह देखकर चॉय सन्न रह गया। अब उसे एहसास हुआ कि गायन के केस और ड्रग ट्रेड के बीच कोई गहरा संबंध हो सकता है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। वही भ्रष्ट पॉलिटिशियन जो लंबे समय से प्रोटेक्शन ऑफिस के खिलाफ था, चो की मदद कर रहा था। वह गुड कंडक्ट के आधार पर चो की अर्ली रिलीज करवाने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार चो प्रिजन से बाहर आ गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वह वापस स्कूल पहुंच गया। पेरेंट्स गुस्से से भर उठे। वे चिल्लाने लगे, ऐसा लड़का हमारे बच्चों के साथ कैसे पढ़ सकता है। हन सबसे ज्यादा नाराज थी। पूरी टीम दबाव में थी। लेकिन चॉय ने सिर्फ एक बात कही। वह चो के पास गया और बोला, इस बार एक साधारण स्टूडेंट बनकर जीने की कोशिश करना। स्कूल में चो ने अपना परिचय दिया। कई स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगे। वे उसे उसकी टीचर की मौत के लिए दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन चो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ दिनों बाद उसकी नजर एक अजीब चीज पर गई। कई स्टूडेंट्स हमेशा एक लड़के के आसपास जमा रहते थे। उस लड़के का नाम सन था। कुछ तो गलत था। जल्द ही जो प्रोटेक्शन ऑफिस पहुंचा और टीम को यह जानकारी दी। जैसे ही उसने जॉन का नाम लिया, हान भड़क गई। स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे कमरे से बाहर ले जाना पड़ा। इसके बाद चो ने बताया कि सैन को ची और उसका ग्रुप लगातार परेशान कर रहा है। जब चॉय ने होमरूम टीचर से बात की तो उसने दावा किया कि उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, लेकिन चॉय को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह अचानक सैन को उसके दोस्तों के बीच से खींचकर अलग ले गया। उसी पल पूरी क्लास का इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया। चॉय ने सैन की तरफ देखा और कहा, तो तुम ही इनके वाईफाई हो। सन घबरा गया। उसने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन चॉय ने अपनी बात जारी रखी। तुम हमेशा बीच में बैठते हो, सब तुम्हारे आसपास जमा रहते हैं, फोन सबसे पहले तुम निकालते हो और तुम्हारे पास हमेशा एक बहुत बड़ा पावर बैंक रहता है। कुछ ही मिनटों बाद बाकी स्टूडेंट्स भागते हुए वहां पहुंच गए। इंटरनेट बंद होने के कारण वे परेशान थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि बुलिंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनके चेहरे उतर गए। सन ने तुरंत उनका बचाव किया और उन्हें वहां से ले गया। अब चॉय को यकीन हो चुका था कि मामला गंभीर है। उसने बॉन को उन पर नजर रखने का काम, लेकिन बॉन की किस्मत खराब थी। उसे यूनिवर्सिटी का एक पुराना क्लासमेट पहचान गया, इसलिए मिशन हन को सौंप दिया गया। हन ने खुद को एक शर्मीली ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में पेश किया। जैसे ही ची ने उसे देखा, उसने तुरंत उसका मजाक उड़ाया, ठीक वैसा ही जैसा टीम को उम्मीद थी। उन्होंने उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर ली, फिर उसकी नकल करके सैन से कांटेक्ट किया। इस चाल के जरिए उन्हें सैन का नेटफ्लिक्स पासवर्ड मिल गया। जब अकाउंट की जांच हुई तो कई संदिग्ध बातें सामने आई। साथ ही टीम ने पाया कि सैन के फोन नंबर का इस्तेमाल कई संदिग्ध कामों में किया गया था। फूड ऑर्डर्स, मोटरसाइकिल रेंटल्स, ऑनलाइन गेम्स और कई दूसरे ट्रांजैक्शंस। धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ हो गई। ची और उसका ग्रुप सैन की आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहे थे। वे उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का फायदा उठाते थे, उसके अकाउंट्स का इस्तेमाल करते थे, उसके नाम से सामान बेचते थे, पैसे खुद रख लेते थे और फिर गायब हो जाते थे। जब नाराज बायर्स उस सेलर को ढूंढते तो वे सीधे सैन तक पहुंच जाते। कई बार उसे उन स्कैम्स के लिए पीटा गया जिनसे उसका कोई संबंध नहीं था। हताश होकर सैन ने ची से मदद मांगी। उसने कहा, मेरे पैसे वापस कर दो, कम से कम मेरी मदद करो। लेकिन ची सिर्फ मुस्कुराया, फिर बोला, इतना अधीर क्यों हो? अब मुझ पर भरोसा नहीं रहा क्या? तभी पता चलता है कि सैन हमेशा से ऐसा कमजोर नहीं था। कभी उसमें आत्मसम्मान था। उसने एक बार अपनी माँ को सब कुछ बताने की कोशिश भी की थी। उसकी माँ सीधे ची की माँ के पास पहुंची और आरोप लगाया कि ची सैन का शोषण कर रहा है, लेकिन ची ने सब कुछ नकार दिया। फिर उसने एक और चाल चली। उसने एक आपत्तिजनक वीडियो दिखाया जो कथित तौर पर सैन के फोन नंबर से उसकी छोटी बहन को भेजा गया था। बस इतना काफी था। सैन की माँ ने अपने बेटे पर ही शक कर लिया। उसने ची से माफी मांगी और वहां से चली गई। इसके बाद ची ने सैन को धमकाया, अगर दोबारा किसी को कुछ बताया तो यह वीडियो तुम्हारे नंबर से पूरी क्लास की लड़कियों को भेज दूंगा। उस दिन के बाद सैन पूरी तरह टूट गया। अब वह ची की हर बात मानता था, यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ भी उस पर विश्वास नहीं करती थी। वह सिर्फ उसके डेट्स भरती रहती थी, लेकिन असली समस्या को नजरअंदाज करती रही। एक दिन सैन अकेले बैठकर रो रहा था। उसी समय चो वहां से गुजरा। उसने सैन की बात सुनी और उसे सलाह दी कि वह प्रोटेक्शन ऑफिस पर भरोसा करे और कंप्लेंट दर्ज करे। अगले दिन सैन ने सच बताने की कोशिश की, लेकिन ची उससे एक कदम आगे निकल चुका था। उसने पहले ही कंप्लेंट दर्ज कर दी थी और आरोप लगाया था कि सैन उसे बुली करता है। मामला स्कूल वायलेंस हियरिंग तक पहुंच गया। वहां पूरी सच्चाई उलट दी गई। सैन को बुली साबित कर दिया गया और ची विक्टिम बन गया। सबसे दुखद बात यह थी कि तीसरी बार भी सैन की माँ ने अपने बेटे पर विश्वास नहीं किया। उसने ची और उसकी माँ से माफी तक मांग ली। सन चुपचाप बैठा रोता रहा। तभी चॉय उसके पास आया। वह बोला,
तुम्हें चुपचाप रोने की जरूरत नहीं है, जोर से रोना भी ठीक है, सन ने कांपती आवाज में कहा। कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता, चॉय ने तुरंत जवाब दिया। मैं करता हूँ। फिर उसने वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। यहीं से टीम की नई योजना शुरू हुई। हन को ट्रांसफर स्टूडेंट बनाकर स्कूल में भेजा गया। जैसे ही ची ने उसे देखा वह पहचान गया। वह वही अनाड़ी लड़की थी जिससे उसका पहले सामना हुआ था। उसने सबसे पहला सवाल पूछा, तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स अकाउंट है? हन ने तुरंत कई पेजेस निकाल लिए। उनमें दर्जनों अकाउंट्स और पासवर्ड्स लिखे हुए थे। नेटफ्लिक्स, गेम्स, एप्स, सब्सक्रिप्शंस, सब कुछ। पूरी क्लास दंग रह गई। किसी ने मजाक में पूछा, क्या तुम अपने पुराने स्कूल की वाईफाई थी? हन ने गर्व से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं। फिर उसने रुककर कहा, वहाँ लोग मुझे हॉटस्पॉट कहते थे। हन की बात सुनते ही पूरी क्लास हंसने लगी। लड़के उसकी बातों से काफी प्रभावित थे, खासकर उसके विशाल पावर बैंक को देखकर। कुछ ही मिनटों में वह सभी से घुल मिल गई। जब उसने मजाक मजाक में उनके फोन्स मांगे तो किसी ने मना तक नहीं किया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। जैसे ही फोन्स टीम के हाथ लगे, बॉन ने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी के फोन से रहस्यमयी मैसेजेस भेजे गए, किसी के नाम पर ऑनलाइन ऑर्डर्स होने लगे, किसी के अकाउंट से प्रोडक्ट सेल पर डाल दिए गए। पूरा ग्रुप अफरा तफरी में पड़ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आखिरकार ची का धैर्य टूट गया। वह सीधे हान के पास पहुंचा। उसने आरोप लगाया कि यह सब उसी की करतूत है। गुस्से में उसने हान पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन हान उससे तेज निकली। उसने पहले ही पंच मार दिया। ची गुस्से से पागल हो गया। उसने पास पड़ी चेयर उठा ली, लेकिन तभी हान अचानक जोर से चिल्ला, लगता है फिर से स्कूल वायलेंस कमेटी बुलानी पड़ेगी। अगले दिन हियरिंग आयोजित की गई। हन वहां पहुंची तो उसकी हालत देखकर सभी हैरान रह गए। वह कमजोर और घायल दिखाई दे रही थी। ची जोर जोर से हंसने लगा। यह एक्टिंग कर रही है। लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, ठीक वैसे ही जैसे कभी सन की बात पर विश्वास नहीं किया गया था। तब ची ने साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का नाटक किया था और सभी ने सन को दोषी मान लिया था। अब इतिहास खुद को दोहरा रहा था, लेकिन इस बार सच्चाई सामने आने वाली थी। कुछ देर बाद हान ने अपनी असली पहचान उजागर कर दी। प्रोटेक्शन ऑफिस ने घोषणा की कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और परिणाम साफ था। बुली सान नहीं था, असल बुली ची था। ची तुरंत चिल्लाया, मैंने उसे कभी मारा तक नहीं। लेकिन चॉय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यही तो समस्या है, तुमने उससे भी बुरा किया। फिर उसने पूरी हियरिंग को संबोधित किया। अगर ची ने सैन को पीटा होता तो उसके शरीर पर निशान होते। वह उन्हें सबूत के रूप में दिखा सकता था, लेकिन इसने ऐसे घाव दिए जो किसी को दिखाई नहीं देते। पूरा हॉल शांत हो गया। अब पहली बार लोगों को सैन की पीड़ा समझ आने लगी। उसकी माँ भी टूट चुकी थी। वह अपने बेटे के सामने रो पड़ी। उसने स्वीकार किया कि उसने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। सन ने भी वर्षों का दर्द बाहर निकाल दिया। बाद में दोनों ने टीम का धन्यवाद किया। लग रहा था कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी चो वहां पहुंच गया। वह सीधे चॉय के पास गया, फिर मुस्कुराकर बोला, तुमने कहा था कि मैं कोई परेशानी न खड़ी करूं, लेकिन मानना पड़ेगा, इस बार मैंने तुम्हारी मदद की है। कमरे में मौजूद सभी लोग उसे घूरने लगे, लेकिन किसी ने उसका धन्यवाद नहीं किया। चो सिर्फ कड़वी हंसी हंसकर वहां से चला गया। उस रात चो अपने ससुर के साथ बैठा था। दोनों शराब पी रहे थे। बातों बातों में गायोन का जिक्र आ गया। बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बेटी को याद करके रोने लगा, जो पूरी रात उसकी सिसकियां सुनता रहा। उसे वे दिन याद आने लगे जब गायोन ने उसे और अपने पिता को करीब लाया था। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से जलते थे, लेकिन धीरे धीरे दोस्त बन गए। पुरानी यादों में खोकर चो की आंखें भी भर आईं। उधर स्कूल में ची का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने चो को घेर लिया। वह चिल्लाया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने। असल में स्कूल वायलेंस कंप्लेंट पहले दर्ज कराने की सलाह चो ने ही ची को दी थी। उसने कहा था, जो पहले शिकायत करेगा वही विक्टिम दिखाई देगा। उस समय ची को यह योजना शानदार लगी थी, लेकिन अब सब कुछ उल्टा पड़ चुका था। वह गुस्से में बोला, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मुझे मर जाने का मन कर रहा है। चो के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। फिर वह बोला, बिल्कुल। अगले ही पल उसने ची को रूफ से धक्का दे दिया। कुछ समय बाद चो की मुलाकात फिर उस भ्रष्ट पॉलिटिशियन से हुई। उसने उसे एक रिकॉर्डिंग दी। उस रिकॉर्डिंग में ची कह रहा था कि प्रोटेक्शन ऑफिस ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब वह मर जाना चाहता है। पॉलिटिशियन स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, यह तुम्हें कहाँ से मिली? कुछ ही समय बाद न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। ची बिल्डिंग से गिर गया था और अब कोमा में था। सब लोग इसे सुसाइड अटेम्प्ट मान रहे थे। पॉलिटिशियन ने चो की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बोला, तुमने आखिर किया क्या है? चो शांत स्वर में बोला, हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, यह मत भूलना। उसी पल पॉलिटिशियन को एहसास हुआ कि चो उसे शुरू से इस्तेमाल कर रहा था। पहली मुलाकात से लेकर आज तक
वह लगातार मैनिपुलेट किया जा रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह इस खेल में फंस चुका था। अगर वह पीछे हटता तो खुद बर्बाद हो जाता, इसलिए उसके पास और ज्यादा भ्रष्ट बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उधर मिनिस्टर चीको हॉस्पिटल में देखने गया। उसी समय पॉलिटिशियन ने रिकॉर्डिंग मीडिया को लीक कर दी। प्रोटेक्शन ऑफिस के खिलाफ नया स्कैंडल शुरू हो गया। स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो गई, लेकिन चो यही नहीं रुका। उसने स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। उसकी मांग थी कि प्रोटेक्शन ऑफिस को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। जब चॉय वहां पहुंचा तो चो मुस्कुराते हुए बोला, ओह तुम आ गए। चॉय ने अपनी जेब से एक पिल निकाली, फिर पूछा, ये ड्रग्स तुम बनाते हो? चो ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ। तो क्या तुम इसे साबित नहीं कर सकते? इसके बाद उसने तंज कसते हुए कहा, तुम और जॉन हमेशा दूसरों की समस्याओं में पड़ जाते थे। यही एक दर्दनाक सच्चाई सामने आती है। जॉन सच में चो की परवाह करती थी। वह अक्सर स्कूल नहीं आता था, इसलिए जॉन उसके घर के बाहर इंतजार करती थी। उसके घावों का इलाज करती थी। जब वह घायल होता तो उसकी देखभाल करती थी। उसने उसे बदलने का हर मौका दिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार चो को पता चला कि स्कूल्स में ड्रग्स बेचना बेहद लाभदायक है। यही कारण था कि वह दोबारा स्कूल लौटा था। जब जॉन ने उसे वापस आते देखा तो वह बेहद खुश हुई थी, लेकिन एक दिन उसे चो के बैग में छिपी पिल्स मिल गईं। चो कड़वी हंसी हंसते हुए बोला, वह बहुत ज्यादा जिज्ञासु थी। फिर उसने चॉय की आंखों में देखते हुए कहा, अगर वह इतनी क्यूरियस नहीं होती तो शायद मैं उसी से शादी करता। यह सुनते ही चॉय अपना आपा खो बैठा। उसने चो को पंच मार दिया, लेकिन चो तुरंत विक्टिम बनने का नाटक करने लगा। वह दया की भीख मांगने लगा। इस घटना के परिणाम गंभीर थे। प्रोटेक्शन ऑफिस को सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें स्कूल्स में प्रवेश करने से भी रोक दिया गया। चो बेहद खुश था। अब उसके ड्रग नेटवर्क को रोकने वाला कोई नहीं था। उसका संगठन तेजी से फैलने लगा। स्टूडेंट्स को डिलीवरी रनर्स बनाया जाने लगा। उन्हें बताया जाता था कि वे स्नीकर्स डिलीवर कर रहे हैं। कई बच्चे सचमुच इस झूठ पर विश्वास कर लेते थे। धीरे धीरे नेटवर्क 17 स्कूल्स तक फैल गया। स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़कर डिलीवरी करने लगे। उन्हें आसान पैसा पसंद आने लगा। टीचर्स बेबस होकर सब कुछ देखते रहे। कई लोग प्रोटेक्शन ऑफिस को याद करने लगे। इसी दौरान सैन ने चुपके से चॉय से संपर्क किया। उसने एक पार्सल खोलकर देख लिया था। अब उसे सच्चाई पता चल चुकी थी। वह सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन चो उससे पहले पहुंच गया। उसने सैन को मीटिंग कैंसिल करने पर मजबूर कर दिया और ड्रग ऑपरेशन पहले की तरह चलता रहा। कुछ समय बाद जून नाम की टीचर को अपने स्कूल में कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी। शक होने पर वह प्रोटेक्शन ऑफिस के हेडक्वार्टर्स पहुंची। वहां पहुंचकर उसे सबसे बड़ी हैरानी यह देखकर हुई कि टीम अब भी काम कर रही थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था। जल्द ही कारण भी सामने आ गया। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने पूरे देश के टीचर्स को एक मैसेज भेजा था। उसने उनसे प्रोटेक्शन ऑफिस के साथ सहयोग करने की अपील की थी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ड्रग्स अब लगभग हर स्कूल तक पहुंच चुकी थी। जून ने पूछा, क्या किसी ने आपकी मदद की? शुरुआत में जवाब था, नहीं। लेकिन अगले ही पल हेडक्वार्टर्स का दरवाजा खुला। एक टीचर अंदर आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते अलग अलग स्कूल्स के दर्जनों टीचर्स वहां पहुंच गए। कुछ के हाथों में एविडेंस था, कुछ रिपोर्ट्स लेकर आए थे, कुछ सिर्फ मदद करने आए थे। वर्षों तक डर और चुप्पी में रहने वाले टीचर्स आखिरकार एक साथ खड़े हो गए थे। और उसी क्षण टीम को एहसास हुआ कि भले ही सरकार ने उनका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन अब उनके साथ पूरा देश खड़ा था। तब टीम ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे पहले से ही चो पर नजर रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, जिन स्टूडेंट्स की उन्होंने पहले मदद की थी वे भी गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। यह सुनकर टीचर्स ने राहत की सांस ली। उधर मिनिस्टर ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस बार उसने सीधे चो का नाम लिया। उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि ड्रग नेटवर्क इन्वेस्टिगेशन में चो मुख्य संदिग्ध है। यह खबर आग की तरह फैल गई। चो और उसके लोगों को जैसे ही इसका पता चला वे घबरा गए। उन्होंने अपना बचा हुआ स्टॉक इकट्ठा किया और फरार हो गए। कुछ समय बाद प्रोटेक्शन ऑफिस को स्कूल्स में वापस काम करने की अनुमति मिल गई। जब टीम स्कूल्स लौटी तो स्टूडेंट्स ने उनका स्वागत किया। अब उन्हें चो की असली सच्चाई पता चल चुकी थी। इसी दौरान इन्वेस्टिगेटर्स ने चो के एक हाइडआउट पर छापा मारा। अंदर लगभग सब कुछ खाली था। सिर्फ एक लॉक्ड कैबिनेट बची हुई थी। सबको लगा कि उसके अंदर कोई महत्वपूर्ण सबूत होगा। जैसे ही लोग उसे खोलने लगे, चॉय को कुछ गलत महसूस हुआ। वह जोर से चिल्लाया, रुको! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैबिनेट अचानक फट गई। उसके अंदर से ड्रग्स का घना धुआं बाहर निकल पड़ा। हन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने बॉन को पीछे धकेल दिया और खुद उस धुएं के संपर्क में आ गई। उधर चॉय खिड़कियां खोलने के लिए दौड़ा। तभी उसकी नजर बाहर भागते हुए चो और उसके आदमियों पर पड़ी। लेकिन पीछे से अचानक हान की आवाज आई। वह नशे के असर में थी। वह चिल्लाई,
क्या तुम्हें पता है कि मैं उड़ सकती हूँ? और अगले ही पल सीधे चो के आदमियों पर कूद पड़ी। एक आदमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने चॉय को अपनी तरफ दौड़ते देखा वह भाग गया। हन ने आत्मविश्वास से कहा, बाकी दो मैं संभाल लूंगी। दुर्भाग्य से ड्रग्स ने उसकी समझ पूरी तरह बिगाड़ दी थी। कुछ ही सेकंड में उसकी बुरी तरह पिटाई हो गई। तभी पहली बार बॉन आगे आया। उसने अपने महंगे गैजेट्स पहन रखे थे, मानो कोई आर्मर हो। वह सीधे लड़ाई में कूद पड़ा। सबको लगा कि वह तुरंत हार जाएगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने मुकाबला जीत लिया। लड़ाई खत्म होने के बाद वह हान को उठाकर सुरक्षित जगह ले गया। वह उसकी हालत संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक हान ने उसे गले लगा लिया। बॉन का चेहरा लाल हो गया। वह पूरी तरह घबरा गया। उधर चॉय लगातार चो का पीछा कर रहा था। आखिरकार उसने उसे घेर लिया, लेकिन चो कुछ डरे हुए स्टूडेंट्स के पीछे छिप गया। चॉय ने उन बच्चों को एक तरफ हटाया और सीधे उसकी तरफ बढ़ा। उसी समय चो के दिमाग में 2 साल पुरानी यादें लौट आईं, जब जॉन ने उसके बैग में ड्रग्स खोज ली थी। उसने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया था, बल्कि आखिरी मौका दिया था। उसने कहा था कि अगर चो आत्मसमर्पण कर दे तो अभी भी सब ठीक हो सकता है। चो तब रोया था। उसने पश्चाताप का नाटक किया था। जॉन ने उस पर विश्वास कर लिया। जब वह उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, तभी चो ने उसे चाकू मार दिया। उसके बाद भी वह बिल्कुल शांत रहा। उसने कहा था, मैं सिर्फ एक माइनर हूँ, ज्यादा से ज्यादा कुछ साल जेल में रहूंगा और वापस आ जाऊंगा, लेकिन ड्रग्स का बिजनेस बहुत लाभदायक है। फिर उसने सबसे क्रूर बात कही थी, तुम शादी से पहले ही मर जाओगी। वह विश्वासघात जॉन को अंदर तक तोड़ गया था। वर्तमान में लौटते हुए चॉय ने लगभग वही शब्द दोहराए जो जॉन ने कभी कहे थे। उसने चो को आखिरी मौका दिया, लेकिन चो चिल्लाया, नहीं, यह बहुत ज्यादा है। इससे पहले कि चॉय कुछ कर पाता, चो के आदमियों ने सैन को पकड़ लिया। चो ने उसी मौके का फायदा उठाया और ठीक उसी तरह चॉय को चाकू मार दिया, जैसे उसने कभी जॉन को मारा था। उसने सैन को ढाल बना लिया ताकि कोई उसका विरोध न कर सके। हन ने यह सब अपनी आंखों से देखा। वह अभी भी ड्रग्स के असर में थी। उसने बॉन से कहा, मुझे ठीक से होश में लाओ। बॉन ने किसी तरह उसे संभाला। अगले ही पल हन पूरी रफ्तार से लड़ाई में कूद पड़ी। जब चॉय को यकीन हो गया कि सैन सुरक्षित है, तब उसने आखिरकार जवाब दिया। उसने चो को पकड़ लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। सबको लगा कि अब वह बदला लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह रुक गया। उसने चो की जान बख्श दी। फिर बोला, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। चो जमीन पर बैठ गया। वह रोने लगा, फिर चिल्लाया, तुम और जॉन आखिर खुद को समझते क्या हो? कोई फरिश्ते हो क्या? चॉय ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, हम सिर्फ ऐसे एडल्ट्स हैं जो तुम्हारी रक्षा करना चाहते थे। पहली बार चो सच में टूट गया। इस बार उसके आंसू नकली नहीं थे। उसे वास्तव में पछतावा हो रहा था। उधर चॉय को ऐसा महसूस हुआ जैसे जॉन उसे देखकर मुस्कुरा रही हो, मानो उसे गर्व हो कि उसने बदले की जगह दया चुनी। कुछ देर बाद मिनिस्टर खुद वहां पहुंचा। वह चो को गिरफ्तार करने आया था। शुरुआत में वह पूरी तरह शांत था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि चो ने चॉय को चाकू मारा है, वह भड़क उठा। वह चिल्लाया, बस बहुत हो गया। तुम्हें पता भी है कि मैं इसका फादर इन लॉ हूँ। पुलिस ऑफिसर्स को बड़ी मुश्किल से उसे शांत करना पड़ा। बाद में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस बार मिनिस्टर टीम के साथ मंच पर खड़ा था। उसने साफ कहा, प्रोटेक्शन ऑफिस का उद्देश्य स्टूडेंट्स को नियंत्रित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य एजुकेशन को बेहतर बनाना है, स्कूल्स की रक्षा करना है और उन बच्चों को सही रास्ते पर लाना है जो भटक चुके हैं। कुछ समय बाद टीम जॉन की ग्रेव पर पहुंची। वहां स्टूडेंट्स द्वारा छोड़े गए लेटर्स का ढेर लगा हुआ था। जॉन की कुर्बानी आखिरकार सम्मानित हो चुकी थी। जब सभी वापस लौट रहे थे, तब बॉन ने गलती से हन का हाथ पकड़ लिया। दोनों तुरंत रुक गए और शर्म से एक दूसरे को देखने लगे। मिनिस्टर ने यह देख लिया। वह कुछ कहने ही वाला था कि चॉय हंस पड़ा। वह बोला, ये दोनों एक दूसरे के लिए पागल हैं, बस इन्हें अभी तक पता नहीं चला। सभी लोग हंस पड़े। कुछ समय बाद टीम को एक नया केस मिला। इस बार मामला एक बेहद प्रतिभाशाली बास्केटबॉल प्लेयर का था जो अपने टीममेट्स को बुली करता था। मिशन की शुरुआत में बॉन ने चॉय की नकल करने की कोशिश की। लगभग 5 सेकंड तक वह काफी प्रभावशाली लग रहा था। फिर बास्केटबॉल प्लेयर खड़ा हो गया। बॉन का पूरा आत्मविश्वास गायब हो गया। खिलाड़ी ने उसे लगभग एक हाथ से उठा लिया। हन बचाने दौड़ी, लेकिन उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। दोनों जमीन पर पड़े थे। क्लासमेट्स ने उम्मीद छोड़ दी। तभी चॉय अंदर आया और हमेशा की तरह अपनी अनोखी शैली से समस्या हल कर दी। वह सीधा खिलाड़ी के पास गया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उधर वह भ्रष्ट पॉलिटिशियन भी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। मिनिस्टर उससे मिलने गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, मुझे चो वाली रिकॉर्डिंग के बारे में पहले से पता था। मैंने जानबूझकर उसे छिपा कर रखा और आज तुम यहाँ पहुँच गए। पॉलिटिशियन गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम कोई एंजल हो? क्या तुम कभी गलती नहीं करते? मिनिस्टर हंस पड़ा, फिर बोला,
नहीं भाई, मैं भी गलतियां करता हूँ। और इतना कहकर उसने भी उसके चेहरे पर एक पंच जड़ दिया। आखिरकार न्याय की जीत हुई। प्रोटेक्शन ऑफिस दोबारा बहाल हो गया। जो को उसकी सजा मिली। स्कूल सुरक्षित हुए। स्टूडेंट्स को नई उम्मीद मिली। और सबसे महत्वपूर्ण, जॉन का बलिदान कभी भुलाया नहीं गया। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। सो गाइस, अगर आपको यह ड्रामा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लो, ताकि ऐसे ही अमेजिंग ड्रामा एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस न हो। और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी।